नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है कि आज की क्लास में हम बीए 5 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का हम फर्स्ट पेपर को लेकर आ चुके हैं। ये जो फर्स्ट पेपर है, मैं संपूर्ण पाठ्यक्रम से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे उन सभी को उठाकर आज के मॉडल पेपर के माध्यम से कराने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं तैयार किया है, एक भी क्वेश्चन आपके नहीं आपने देखा है, तो यही आज मेरा कंप्लीट वीडियो आप देख लोगे तो 90 से 95% या फिर जो है आपका पूरा का पूरा पेपर जो इन्हीं से आपका सॉल्व हो जाएगा। अन्य कोई भी आपको क्लास लेने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लास हमारी थोड़ी सी लंबी हो सकती है, 1 घंटे से लेकर जो है 1 घंटे 20 मिनट तक क्लास हमारी हो सकती है, लेकिन मैं संपूर्ण पाठ्यक्रम से जितने भी महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चनों को उठाकर आज की क्लास करा रहा हूँ। इससे अन्य आपको कोई भी क्लास लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अन्य कोई भी आपको क्वेश्चन रटने की आपको बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पेपर आपका है फर्स्ट पेपर है पॉलिटिकल साइंस का। मैंने अन्य जितने भी आपके सब्जेक्ट थे सभी की क्लासें मैंने कंप्लीट करा रखी हैं। आप जाकर हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जो भी अपना सब्जेक्ट ले रखे हो उसके अकॉर्डिंग जाकर अपनी सारी की सारी तैयारी आप कर सकते हैं। ये पॉलिटिकल साइंस का आपका फर्स्ट पेपर, वैसे तो इसकी क्लासें मैंने स्टार्ट कर दी थी, जो है 3 से लेकर 4 यूनिट इसकी मैंने कंप्लीट करा रखी हैं। आप चाहे तो उनको देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट का जो है लिंक मिल जाएगा। पेपर आपका ये फर्स्ट पेपर है, जैसे कि सभी को पता भी होगा, जो फाइनल ईयर होता है इसमें एक सब्जेक्ट का आपको 2 पेपर देना पड़ता है। तो ये आपका ये फर्स्ट पेपर, इसमें आपको पढ़ना है कंपेरेटिव जो है गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इसकी पढ़ना है। तुलनात्मक आपको जो है सरकार पढ़ना है और उसकी राजनीति पढ़ना है। किस किस देश की पढ़ना है? यूके की पढ़ना है, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन की पढ़ना है, यूएसए मतलब अमेरिका की पढ़ना है, स्विट्जरलैंड की पढ़ना है और जो है चाइना के पढ़ना है। तो ये 4 आपके जो देश दिए हुए हैं, इनकी जो कंपेरेटिव जो गवर्नमेंट है, जो तुलनात्मक वहाँ पर जो शासन है उनके बीच में हम तुलना करेंगे। और वहाँ पर पॉलिटिक्स कैसी है, वहाँ पर कैसे शासन किया जाता है, तो ये सब चीज़ें जो है हम इस पेपर के अंतर्गत जो हम पढ़ेंगे। तो हर एक क्वेश्चन को हम बहुत ही बारीकी से लेके आए हुए हैं। जितने भी इसमें आपके देश दिए हुए हैं, इन सभी देशों में चाहे चुनाव से लेकर क्वेश्चन हो, चाहे वहाँ के जो है शासन व्यवस्था से लेकर क्वेश्चन हो, या फिर वहाँ के संविधान की विशेषता से लेकर क्वेश्चन हो, हर एक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से लेके आए हुए हैं। एक भी क्वेश्चन जो है हम नहीं छूटने देंगे और आपके एग्जाम में इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका आने का चांस ही नहीं है। तो चलेगा ना ज़्यादा समय बातें हुए सीधे आज की क्लास के माध्यम से हम BA 5 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर की आज हम क्लास कंप्लीट करा रहे हैं। पेपर आपका 2 घंटा समय दिया जाएगा। पूरा पेपर जो है 75 नंबर का उचित होगा। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों को सोल्व करूंगा। टोटल इसमें जो है 10 क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य रहता है। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि तुलनात्मक जो है राजनीति क्या है, इसकी परिभाषा को जो है स्पष्ट करना है। उसके बाद है उदार लोकतंत्र क्या है, इससे आप क्या समझते हैं। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ से हम देखेंगे। सबसे पहले तुलनात्मक जो है राजनीति क्या है उसको समझ लीजिए। तो तुलनात्मक राजनीति के पिता कौन है उसको भी जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दुनिया में अरस्तु जो है सबसे पृथक एक विचारक है जिन्होंने तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत व्यवस्थित तरीके से तुलना किया, इसलिए उन्हें जो है तुलनात्मक जो राजनीति है उसके पिता इनको जो है कहा जाता है। कंपैरेटिव जो गवर्नमेंट है या फिर जो पॉलिटिक्स है उसके जो फादर कहे जाते हैं अरस्तु जी को कहा जाता है। ठीक है, राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में यह कहना गलत नहीं होगा कि राजनीति विज्ञान में तुलना करने की शुरुआत अरस्तु के समय से पहले भी हो गई थी। मतलब जो है जो तुलना करने की जो राजनीति है अरस्तु के समय से पहले भी हो गई थी, लेकिन अरस्तु महोदय ने जो है अरस्तु महोदय के समय इस जो है देखा जाए तो अरस्तु ने जो है इस पर काफ़ी कार्य किया और सबसे अच्छा शासन कौन सा है उसको बताने का प्रयास जो है अरस्तु महोदय ने किया है। तो यहाँ से अब हम, क्योंकि अरस्तु ने लगभग जो है 158 संविधान मतलब जो 158 देशों की जो वहाँ का जो शासन है, वहाँ की जो शासन व्यवस्था है, ठीक है, उसका जो है तुलना किया है हर एक देश की। और तुलना करके इन्होंने ये जो है यह बताने का प्रयास किया है कि कौन सी सरकार अच्छी होती है, राजतंत्र की सरकार अच्छी होती है या फिर जहाँ लोकतंत्र है वहाँ की सरकार अच्छी होती है, या फिर जहाँ तानाशाही सरकार है, जैसे कि चाइना में जो है तानाशाही सरकार है, या फिर जहाँ तानाशाही सरकार है कि वह सरकार अच्छी है। तो ये सभी विभिन्न जो देश हैं उन देशों की तुलना इन्होंने किया है, वहाँ की जो पॉलिटिक्स है वहाँ की जो राजनीति है, तो उसके आधार पर यह बताने का प्रयास किया है कि कौन सी जो राजनीति है सबसे अच्छी है, कौन सी राजनीति को मतलब होता है कि कौन सी सरकार वहाँ की अच्छी है सबसे, तो उसी को बताने का प्रयास किया है। तो ये होता है, कह सकते हो, तुलनात्मक जो है राजनीति। तो आगे यहाँ से हम परिभाषाओं के माध्यम से तुलनात्मक राजनीति को हम समझेंगे। तो इसकी परिभाषा आप कैसे लिखोगे, इसकी परिभाषा आपको लिखना है कि तुलनात्मक राजनीति क्या है। तो तुलनात्मक राजनीति जो है राजनीति विज्ञान की एक शाखा या फिर जो एक विधि है। ये क्या है
ये राजनीति विज्ञान की एक शाखा या फिर विधि है जो तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है। किस पर आधारित है? ये तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है। ठीक है। तुलनात्मक जो है राजनीति में दो या दो से अधिक देशों की राजनीतिक जो है जो राजनीति होती है वहाँ की, उसकी तुलना की जाती है। मतलब जो है तुलनात्मक राजनीति क्या है? तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत हम दो या दो से अधिक देशों की वहाँ की जो राजनीति है, वहाँ का जो शासन है, वहाँ का जो संविधान है, तो उसकी हम तुलना करते हैं। एक देश की तुलना हम दूसरे देश से करते हैं। जब हम तुलना करते हैं तो ये हम निष्कर्ष निकालते हैं आखिर कहाँ की जो है, जो कह सकते हो शासन व्यवस्था, अभी कहाँ की राजनीति किस देश की अच्छी है, कौन सी अच्छी नहीं है, तो इसीलिए हम तुलना करते हैं। ठीक है। या फिर जो है हम एक ही देश की अलग अलग समय पर जो राजनीति हुई है उसकी तुलना करते हैं। मतलब जो है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मोदी जी की समय जो है काफ़ी जो है सालों से सरकार है, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो हम कांग्रेस की सरकार के समय जिन्होंने कार्य किए हैं, जब शासन इनका था, और आज जो मोदी जी की सरकार है, इनके बीच में तो हम तुलना करें कि इन दोनों में से सरकार किसकी अच्छी है, तो ये होता है तुलनात्मक जो है राजनीति। ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। तो तुलनात्मक राजनीति जो है दो या दो से अधिक देशों के बीच में भी हो सकता है, या फिर एक ही देश के अंदर भी तुलनात्मक राजनीति हो सकती है। जैसे कि आज के समय में जो मुख्यमंत्री है फिर राष्ट्रपति है, उससे पहले जो था उनके बीच में भी हम तुलना कर सकते हैं। इसी को हम तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। ठीक है। आशा करता हूँ तुलनात्मक राजनीति आपको समझ में आया होगा। बहुत सारे विद्वान हैं जो कि इसकी परिभाषा को अपने अपने शब्दों में स्पष्ट करने का प्रयास किया है, तो उनकी जो है परिभाषाओं को भी हम समझते चलेंगे। ठीक है। तो यहाँ से और भी आगे जो कि लिखा हुआ है इसको भी समझ लीजिए कि यह जो है एक ही देश की अलग अलग समय की जो है राजनीति की तुलना जो है की जाती है, और देखा जाता है कि इनमें से समानता क्या है और इन दोनों जो राजनीति है विभिन्न देशों की, इनके बीच में अंतर क्या है। तो ये सब चीज़ें हम जो है तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत जो है देखते हैं। बहुत सारे विद्वान हमारे हैं इसकी परिभाषा को अपने अपने शब्दों में स्पष्ट किया, जैसे कि एडवर्ड जी महोदय ये लिखते हैं, एडवर्ड एम जो कि फ्रीमैन, ये लिखते हैं कि तुलनात्मक राजनीति सरकारों के विविध प्रकारों व विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक जो है विश्लेषण है। तो इनका भी कहने का मतलब वही है कि तुलनात्मक राजनीति क्या है? सरकारों के जो विविध प्रकार है, सरकारों के जो प्रकार होते हैं, क्योंकि हर एक देश का अलग सरकार होती है, कहीं पर लोकतंत्र है, कहीं पर राजतंत्र है, कहीं पर तानाशाही है। तो इस तरह से हम विभिन्न देशों की वहाँ की जो शासन व्यवस्था है, ठीक है, उसकी हम तुलना जब करते हैं, एक निष्कर्ष निकालते हैं कि आखिर कौन सी जो है सरकार अच्छी है, इसी को हम तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। अगली परिभाषा यहाँ से जो कि लिखते हैं राय सी मैकरेडीज महोदय के अनुसार, जब हम इसकी परिभाषा को देखें तो ये कहते हैं कि हेरोडोट्स और अरस्तु के समय से ही राजनीतिक मूल्यों, विश्वासों, संस्थानों, सरकार व राजनीतिक संस्थाएं जो विविधताएं जो कि प्राणवान रही हैं। मतलब ये कहते हैं कि अरस्तु के समय से ही जो सरकारें हैं, जो संस्थानें हैं, ये जो है उसमें विविधता पाई गई हैं, तथा जो इन विविधताओं के समान तत्वों की खोज करने के मूल प्रयास को, मतलब जो विविधता पाई जाती है सभी सरकारों में, विभिन्न जो संस्थाएं होती, जो सरकारें होती हैं, तो इसमें जो विभिन्नताएं पाई जाती है, जो विविधता पाई जाती है, मतलब इसमें जो डिफरेंट पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। ठीक है। तो उसी का जो है विश्लेषण करने की जो संज्ञा दी जाती है, उसी को हम तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। तो इस तरह से भी इसकी परिभाषा को लिख सकते हैं। सभी का कहना मतलब वही है। ठीक है। अगली परिभाषा है जो कि जेके रॉबर्ट्स जी लिखते हैं, ये कहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति एक जो विस्तृत विषय है। ये क्या है? एक विस्तृत विषय है। इसके जो है अंतर्गत तुलनात्मक सरकारों के अध्ययन की विषय वस्तु को सम्मिलित किया जाता है, तथा साथ ही गैर जो सरकारी है, राजनीतिक कबीले हैं, जो समुदाय हैं, जो व्यक्तित्व संघ हैं आदि का राजनीतिक अध्ययन भी इन्हीं के अंतर्गत जो है किया जाता है। ठीक है। इसी को हम तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। ये कहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति में राजनीति का तो अध्ययन हम करते ही है, अब विभिन्न देशों के राजनीति के कारण जो वहाँ के प्रभाव हुआ है, लोगों का जीवन कैसा है, तो उस जीवन का भी हम अध्ययन करते हैं। यह होता है तुलनात्मक राजनीति। अगली परिभाषा है जो कि राल्फ बेवंती जी लिखते हैं, ये कहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति के विषय में कहा है कि तुलनात्मक राजनीति संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के उन तत्वों की पहचान व व्याख्या है जो संपूर्ण जो राजनीतिक कार्य होते हैं और उसके जो संस्थागत जो प्रकाशन को जो है प्रभावित करती है। मतलब जो है जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो राजनीति के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं और जो संस्थागत जो प्रकाशन है उसको प्रभावित करते हैं, फिर कह सकते हैं उसको कह सकते हैं उनको जो उजागर करती है। तो इसी को हम तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। तो विभिन्न विद्वानों के माध्यम से परिभाषा इसको आप लिख सकते हो। अब यहाँ से
अगला जो इसमें क्वेश्चन था कि उदार लोकतंत्र क्या है, इसको समझ लीजिए और इसकी जो है विशेषताएं क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले उदार लोकतंत्र क्या है, तो लोकतंत्र, वैसे तो लोकतंत्र की परिभाषा सभी को पता होगा, बताने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। लोकतंत्र जो कि लोक प्लस तंत्र से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है कि जनता का शासन। ठीक है, जनता का शासन, तो जिसमें जनता के द्वारा सरकारें चुनी जाती हैं, फिर सरकार जो बनती है वो जनता के को हित में देखकर, जनता को हित में देखकर, अभी जनता के हितों को देखकर कार्य करती हैं। इसी को हम लोकतंत्र कहते हैं। मतलब जनता के द्वारा जनता के लिए जो शासन होता है उसी को हम लोकतंत्र कहते हैं। इसकी परिभाषा आपको पहले से ही पता होगा। अब आज हम जो कि उदार लोकतंत्र पर चर्चा कर रहे हैं, तो इसको समझ लीजिए। एग्जाम में ऐसा नहीं कि क्वेश्चन ना पूछा जाए कि लोकतंत्र पूछ सकता है फिर उदार लोकतंत्र पूछ सकता है, तो ये मत कहना कि आपने उदार लोकतंत्र तो कराया है लेकिन लोकतंत्र की परिभाषा को स्पष्ट नहीं किया है। तो लोकतंत्र भी एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ से उदार लोकतंत्र भी समझ लीजिए। तो उदार लोकतंत्र क्या है? उदार लोकतंत्र जो है उदार राजनीतिक विचारधाराओं का जो एक संयोजन है, जो सरकार के लोकतांत्रिक स्वरूप के तहत जो है संचालित होती है। तो उदार लोकतंत्र भी जो क्या है, लोकतंत्र की तरह ही है, उसी की तरह जो है संचालित होती है। अतः जो उदार लोकतंत्र जो है वह व्यवस्था है जिसमें जो है लोग सर्वोच्च शक्ति जो है धारक होते हैं। इसमें जो है लोगों के पास ही शक्ति होती है, उन्हीं के द्वारा सरकारें बनती हैं। ठीक है, वही जो है सरकार बनाते हैं तथा समय समय पर सरकार में परिवर्तन भी करते हैं। मतलब जो सरकार जैसे कि बन गई, सरकार जब जनता के लिए कार्य नहीं करेगी तो जनता ही उसको जो है परिवर्तन कर सकती है, किसी दूसरे को जो है सरकार बना सकती है। और लोग जो अपने राजनीतिक दलों तथा जो हित समूहों के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था में जो भाग लेते हैं। सरकार जो जनमत के प्रति, सरकार जो होती है, जो जनमत होता है उसके प्रति लगातार जो उत्तरदायी होता है या फिर उत्तरदायी होती है, लोगों को जो है हित में देकर कार्य करती है और लोगों को विस्तृत अधिकार जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार और बहुत सारे जो अधिकार होते हैं जनता को देती है, जिन्हें जो है संवैधानिक रूप से सुरक्षा प्रदान भी जो है की जाती है। ठीक है, तो उदार लोकतंत्र क्या है? ये लोकतंत्र की भांति ही कार्य करता है, फिर वही है, ये भी आप लिख सकते हैं। यदि हम बहुत ही सरल शब्दों में कहें कि उदार लोकतंत्र क्या है, तो उदार लोकतंत्र जो है वह व्यवस्था है जिसमें सर्वोच्च शक्ति, जिसमें जो पावर होती है वो किसमें निहित होती है? जनता के हाथों में होती है, क्योंकि जनता के द्वारा ही सरकारें बनती हैं। लोकतंत्र और उदार लोकतंत्र दोनों एक ही चीज हैं और उदार लोकतंत्र जो है कहलाती है। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा एक लाइन में कि वह व्यवस्था जिसमें सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में होती है उदार लोकतंत्र कहलाती है। लोग अपनी जो है शक्ति का प्रयोग सरकार बनाने तथा समय समय पर उसे परिवर्तित करने के लिए करते हैं, क्योंकि इसमें जो है लोग सरकार भी बना देते हैं। यदि सरकार कार्य नहीं करेगी तो लोग जो है, जो जनता होगी, सरकार को में परिवर्तन भी कर सकती है। राजनीतिक दल समूह उसके जो है राजनीति में भाग लेने का जो है माध्यम है। उदार लोकतंत्र में लोगों के लिए उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाता है और इस उत्तरदायी सरकार के द्वारा संविधान का गठन किया जाता है और इस संविधान में लोगों को उचित जो है प्रक्रिया के अधिकार, गोपनीयता, संपत्ति, कानून के समक्ष समानता, भाषण, धर्म, सभा की स्वतंत्रता आदि जैसे जो अधिकार है, जो स्वतंत्रताएं हैं, ये जो है आवश्यक रूप से प्रदान की जाती है। ठीक है, तो यह था जो है उदार लोकतंत्र। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन इसमें दिया कि जो है समाजवादी राज्य क्या है, इसका अर्थ बताइए। उसके बाद है विउपनिवेशीकरण क्या है। एक होता है उपनिवेशवाद, दूसरा होता है विउपनिवेशवाद। तो इन दोनों को हम समझेंगे। फिर है ब्रिटेन, जो संविधान है ब्रिटेन का, यूके, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन, इस संविधान की दो विशेषताएं आपको लिखना है। अब इसकी विशेषताएं क्या है। उसके बाद है कि यूएसए मतलब अमेरिका, अमेरिका की जो संघ की जो विधायिका है और विधायिका के जो दोनों सदन हैं, उन दोनों सदनों को आपको जो है नाम लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से हम सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। सबसे पहले समाजवाद क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसको सबसे पहले हम समझेंगे। तो समाजवाद जो कि एक आर्थिक प्रणाली है, यह क्या है? एक आर्थिक प्रणाली है जिसका स्वामित्व तथा विनिमय सरकार के द्वारा किया जाता है। समाजवाद क्या है? समाजवाद एक आर्थिक प्रणाली है जिसका जो है स्वामी या फिर उसका विनियमन सरकार के द्वारा किया जाता है, सरकार के नियंत्रण में रहता है, अब ऐसे कह सकते हो। और सभी जो उत्पादन होते हैं या फिर अन्य जो गतिविधियां होती हैं, जैसे कि निवेश करना, इन्वेस्टमेंट, अभी जो है इन्वेस्टमेंट का पैटर्न हो गया है, आय का वितरण हो गया है, अभी आय की खपत या फिर संसाधन आवंटन करवाना आदि सरकार के द्वारा ही नियंत्रित होता है। मतलब जो इसमें जितने भी कार्य होते हैं सरकार के द्वारा ही नियंत्रण में रहकर ही जो है सारे कार्य किए जाते हैं।
और इसे जो है समाजवादी या फिर जो है सामान्य अर्थव्यवस्था के रूप में जो है जाना जाता है। पूंजीवाद के जो है विपरीत, मतलब पूंजीवाद के विपरीत ये जो है समाजवाद है। अब पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद की जब बात आती है, पूंजीवाद में जो है व्यक्ति जो स्वतंत्र रहता है कोई भी कार्य करने के लिए, अपना उद्योग धंधा करने के लिए, इसमें स्वतंत्र रहता है। पूंजीवाद का उद्देश्य ही रहता है कि अधिक से अधिक उद्योग धंधे लगाओ, बिजनेस करो और अधिक से अधिक जो है रुपया कमाओ। लेकिन समाजवाद क्या कहता है? समाजवाद कहता है, जबकि समाजवाद में जो है व्यक्तिगत लाभ नहीं है, समाजवाद ये देखता है कि सार्वजनिक लाभ हो, सभी का कल्याण हो, तथा जो है समानता को जो है आश्वासन ये देता है समाजवाद। बहुत सारे विद्वान हैं इसकी परिभाषा को अपने अपने शब्दों में स्पष्ट करने का प्रयास किया है। जैसे कि यहाँ से रेप्टविच महोदय हैं, ये कहते हैं कि समाजवाद में राज्य की भूमिका जो है केंद्रीय होती है, या जो है उत्पादन के साधनों का जो है स्वामी है, और जो है आर्थिक गतिविधियों को जो है निर्देशित भी जो है यही करता है। ठीक है, अगली परिभाषा यहाँ से जो कि HD डिकिंसन जी लिखते हैं, कहते हैं कि समाजवाद जो है समाज का एक आर्थिक संगठन है। क्या है? समाजवाद समाज का ही एक आर्थिक संगठन है जिसमें उत्पादन के भौतिक जो साधन है उसका स्वामित्व पूरे समुदाय के पास होता है, मतलब पूरे समुदाय के पास होता है, ना कि कुछ लोगों के पास, तथा एक जो है समान आर्थिक योजना के अनुसार समुदाय के प्रतिनिधित्व तथा जिम्मेदार अंगों द्वारा यह संचालित होता है। मतलब सरकारों के द्वारा। जिम्मेदार मतलब होता है जो सरकार जिम्मेदार होती है कि सरकार जो भी कार्य करेगी संपूर्ण जनता को देख के करेगी, और समुदाय के सभी जो सदस्य हैं उनको समान अधिकार के आधार पर इस प्रकार जो है सामाजिककृत उत्पादन के परिणामों से लाभ जो भी होगा वो समान उसके जो समाज के लोग होंगे वे सभी जो है उसके बराबर हकदार होंगे। तो ये होता है समाजवाद। ठीक है, अब यहाँ से समाजवादी राज्य क्या है उसको समझ लीजिए। तो समाजवादी या फिर समाजवाद का अंतिम लक्ष्य है कि वैचारिक समाज की जो है स्थापना करना। लेकिन जो है अंतिम लक्ष्य को जो है प्राप्त करने के लिए समाज से राज्य की बुनियादी नींव को जो हटाना आवश्यक है। मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य का जो मूल आधार है समाज में जो है वर्गों का अस्तित्व है। मतलब समाज में जो वर्ग हैं, जैसे कि कोई नीच है, मतलब जो है कोई अमीर है, कोई गरीब है, तो ये जो वर्ग है, यदि आप समाजवादी राज्य की कल्पना करना चाह रहे हो तो सबसे पहले जो समाज में विद्यमान जो वर्ग हैं, विद्यमान जो वर्ग हैं उनको सबसे पहले खत्म करना पड़ेगा, नष्ट करना पड़ेगा। और समाज को निष्क्रिय बनाने के लिए वर्गों के अस्तित्व को जो है समाप्त करना होगा। और इसके जो अंत तक कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने और श्रम तानाशाही स्थापित करने के लिए श्रम को चुनौती दी। और इस प्रकार जो है या फिर इस कार्य के लिए कार्ल मार्क्स ने मजदूरों को एकजुट होने और पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ क्रांति करने के लिए प्रेरित किया। और ऐसी क्रांति से जो अंतरिम मंच स्थापित होगा उसे श्रमिकों समाजवादी राज की तानाशाही जो है कहा जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से आगे लिखा हुआ है, तो ऐसे समाजवादी राज्य में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व नहीं होगा। मतलब जो है इसमें निजी स्वामित्व नहीं होगा, बल्कि इस राज्य में उत्पादन के जो साधन हैं ये सामाजिक स्वामित्व के अंतर्गत होंगे, ये सामाजिक होगा, बल्कि इसमें कोई व्यक्ति निजी स्वामित्व नहीं होगा, बल्कि संपूर्ण समाज इसमें जो है स्वामित्व रहेगा, उसका मालिक रहेगा। उत्पादन का उद्देश्य जो है लाभ नहीं रहेगा, क्योंकि समाजवाद में कोई चीज़ का उत्पादन करना उसका लाभ कमाना नहीं है, बल्कि जो समग्र हमारा जो समाज है, समाज में रहने वाले जो लोग हैं उनका कल्याण करना होगा। ऐसे जो है राज्यों में मजदूरों की जो है एक तानाशाही होगी, तथा जो इस तानाशाही का उद्देश्य जो है ऐसी परिस्थितियों का विकास करना होगा जो स्वचालित रूप से राज्य के पतन का जो है कारण बनेगी। मतलब जो है समाजवादी राज्य जो है, समाजवादी के राज्य का उद्देश्य रहता है कि समाज के समग्र लोगों का जो है कल्याण करना। लेकिन राज्यों में जो है मजदूरों की तानाशाही होगी, तो जो है तानाशाही का उद्देश्य जो है ऐसी परिस्थितियों का विकास करना होगा जो स्वचालित रूप से राज्य के पतन का कारण भी जो है बन सकती है। ठीक है, यदि और हम साधारण शब्दों में कहें कि समाजवादी राज्य क्या है, तो एक समाजवादी राज्य जो है समाजवादी गणराज्य, समाजवादी देश है जिसमें कभी कभी एक श्रमिक राज्य या जो है श्रमिक गणराज्य के रूप में जो है जाना जाता है। एक संप्रभुत्व राज्य है जो संवैधानिक रूप से समाजवाद की स्थापना के लिए समर्पित है, इसी को हम समाजवादी जो है राज्य कहते हैं। तो इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, चलेगा। अगले यहाँ से जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि उपनिवेशवाद क्या है, उपनिवेशवाद क्या है और विउपनिवेशवाद क्या है। तो सबसे पहले उपनिवेशवाद क्या है उसको समझ लीजिए, फिर विउपनिवेशवाद क्या है इसको भी हम समझेंगे। ठीक है,
तो ये जो एक ऐसी जो व्यवस्था है, फिर जो नीति है, जिसके माध्यम से एक शक्तिशाली देश या राज्य जो है किसी अन्य देश या क्षेत्र या समाज पर अधिकार जो है स्थापित करता है। उपनिवेशवाद क्या है? मतलब जो है हम जो है किसी देश पर जबरदस्ती अधिकार कर ले, या फिर हम किसी जमीन पर जबरदस्ती जो है अधिकार कर ले, कब्जा कर ले, तो ये होता है, भी जो है ये कहलाता है उपनिवेशवाद। ये क्या है? ये कहलाता है उपनिवेशवाद। वहाँ की जो है भूमि संसाधनों, लोगों का जो है शोषण करता है और अपनी जो है संस्कृति प्रशासनिक व्यवस्था जो है थोपता है। आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, जैसे कि दो युद्धों के बीच में, दो देशों में जब युद्ध होता है, जब कोई एक देश जो है हार जाता है, तो दूसरा देश जब उस पर हावी होता है, उस पर कब्जा कर लेता है वहाँ पर, तो वहाँ की जो लोग रहते हैं उन पर कह सकते हो अधिकार स्थापित कर लेता है, उनका राज्य कब्जा लेता है और उन पर जो है शोषण करता है और अपनी जो कल्चर अपनी देश की उस पर थोपता है और अपनी जो संस्कृत है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उस पर थोपता है, अपने सारे आदेश देता है, कानूनों के माध्यम से सारे वहाँ पर कार्य करता है। तो उपनिवेशवाद में शक्तिशाली राज्य जो होता है या फिर शक्तिशाली जो राष्ट्र होता है, अपने स्वार्थ के लिए दूसरे के प्राकृतिक और जो मानव संसाधन है उसका उपयोग करता है। यही होता है उपनिवेशवाद। ठीक है, इसकी हम विशेषताओं की बात करें तो उपनिवेशवादी देश द्वारा जो है दूसरों की जो है भूमि पर जो है कब्जा करना। मतलब उपनिवेशवादी क्या है? मतलब एक देश से जब दूसरे देश पर कब्जा करता है तो ये होता है उपनिवेशवाद। इसमें जो स्थानीय लोगों पर जो है राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जो प्रभुत्व है। मतलब जब जाहिर सी बात है, कोई देश जब किसी देश पर कब्जा करेगा तो वहाँ के जो लोग होंगे तो वह भी जो है कह सकते हैं जो शासन करेगा वो अपने अनुसार वहाँ पर शासन करेगा। ठीक है, तो उसके गुलाम हो जाएंगे, वैसे भी कह सकते हो। उसके बाद है कि उपनिवेश का जो प्रशासनिक नियंत्रण औपनिवेशिक शक्ति के जो हाथों में होता है और स्थानीय जो संसाधनों का शोषण अपने देश में जो है ले जाना है और स्थानीय संस्कृति, वहाँ की जो भाषा है, जीवन शैली, ये भी जो है प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए तो हम जैसे बात करें तो भारत में जो है ब्रिटेन साम्राज्य का शासन उपनिवेशवाद का एक जो है प्रमुख उदाहरण है, जिसमें जो है ब्रिटेन ने जो है भारत पर अपना अधिकार स्थापित कर वहाँ पर जो है शोषण किया था। तो इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से वी उपनिवेशवाद क्या है इसको समझ लीजिए। अभी मैंने आपको बताया कि उपनिवेशवाद क्या है, मतलब किसी दूसरे जो है भूमि पर, संसाधन पर या फिर अन्य चीज पर कब्जा करना उपनिवेशवाद है। अब वी जो है उपनिवेशीकरण क्या है, फिर वी उपनिवेशवाद क्या है, तो ये जो है वह प्रक्रिया है जिसके तहत एक जो है औपनिवेशिक जो है देश या क्षेत्र अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करता है, औपनिवेशिक शक्तियों से जो है मुक्ति चाहता है। मतलब जो है अभी मैंने आपको समझाया कि उपनिवेशवाद क्या है, जब कोई एक देश दूसरे देश पर, उसके संसाधनों पर या फिर वहाँ की भूमि पर या फिर वहाँ के जो है लोगों पर जब कब्जा करता है या फिर अधिकार अपना जमाता है, तो ये होता है उपनिवेशवाद। अब भी उपनिवेशवाद होता है कि ये जो कब्जा जमाया है उसको, उससे स्वतंत्र होना, उसको वहाँ से भगाना, फ्रीडम जो है उसकी स्वतंत्रता, तो इसको कहते हैं वी उपनिवेशवाद। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है देश या क्षेत्र अपनी जो है स्वतंत्रता प्राप्त करता है और औपनिवेशिक शक्तियों से जो है मुक्ति होता है। इसमें जो है औपनिवेशिक शासन का अंत होता है और जो है शासन की जो शक्ति है स्थानीय लोगों, राष्ट्रों को जो है मतलब देशों को जो है हस्तांतरित हो जाती है। यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रक्रिया है और विशेषकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जिसने जो है एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के कई देशों को जो है आजाद कराया था। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, अब यहाँ से अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि ब्रिटिश संविधान की दो प्रमुख आपको विशेषताएं लिखना है। यूनाइटेड जो किंगडम है, यूके, जिसको हम ब्रिटेन कहते हैं, इसके संविधान की विशेषताओं का उल्लेख करना। तो इसकी दो विशेषता जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है अलिखित संविधान। वहाँ का जो संविधान है लिखित नहीं है, अलिखित है, और जो है लचीलापन। ठीक है, तो यदि हम दोनों की हम विशेषताओं की बात करें तो पहले इसकी जो विशेषता अलिखित संविधान, तो ब्रिटिश जो संविधान है किसी एक लिखित दस्तावेज में संहिताबद्ध नहीं है, बल्कि यह जो विभिन्न स्रोतों से विकसित हुआ है, जैसे कि परंपरागत सिद्धांत, संसद के जो अधिनियम और न्यायिक जो है निर्णय। तो इनके में इसमें काफी टुकड़े हैं, ऐसा आप कह सकते हो। उसके बाद है लचीलापन। चूंकि यह जो है अलिखित संविधान है इसलिए इसे जो है पारंपरिक विधियों के जो है विपरीत है ये, और इसमें जो है आसानी से संशोधन जो है किया जा सकता है। ये जो संविधान है ब्रिटेन का, क्योंकि अलिखित संविधान है, इसमें जो है संशोधन की जो प्रक्रिया है बहुत ही ईजी है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। संसद जो है साधारण बहुमत से, संसद में जब साधारण बहुमत होगा आपके हित में तो उसमें आप कुछ भी बदलाव कर सकते हो, जिससे एक जो है लचीला संविधान जो है बन जाता है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है।
अब यहाँ से अगला इसमें क्वेश्चन था यूएसए मतलब अमेरिका की जो कह सकते हो संघ की जो विधायिका है उसको क्या कहते हैं, तो उसको जो है कांग्रेस कहते हैं। अमेरिका की जो विधायिका है उसको कांग्रेस कहा जाता है। और जिसके दो सदन हैं, अमेरिका के दो सदन हैं विधायिका के, एक है सीनेट जो कि उच्च सदन है, दूसरा है प्रतिनिधित्व सभा जो कि निचला सदन है। तो यह अमेरिका सरकार की विधायी शाखा है जो संघीय कानून जो है बनाती है। तो इस तरह से आपको लिखना है। तो विधायिका का नाम है अमेरिका की कांग्रेस है, सदन है सीनेट है जो कि उच्च सदन है, और दूसरा जो सदन है वह है निचला सदन जिसको हम प्रतिनिधि जो है सभा कहते हैं। तो इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जो कि आपका है कि अमेरिका के सीनेट, सीनेट क्या है, वहाँ के सदन है, इसकी क्या शक्तियाँ होती हैं, इसकी स्थिति क्या है, उसका आपको जो है विश्लेषण करना है। ठीक है। तो अमेरिका की सीनेट जो सदन है इसका गठन, इसके कार्य एवं शक्तियों को हम यहाँ से समझाएंगे। सबसे पहले इसका जो है संगठन कैसे होता है। तो अमेरिका के जो सीनेट जो सदन है ये जो है संघीय कांग्रेस का उच्च जो है सदन है। ठीक है। और इसमें जो है कुल 100 जो है सदस्य होते हैं और प्रत्येक राज्य में दो दो जो है सदस्य होते हैं। इसके हम निर्वाचन की बात करें तो सीनेट जो सदस्य होते हैं इनका निर्वाचन कैसे होता है, ये जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, मतलब डायरेक्ट जो है निर्वाचन होता है। और प्रत्येक जो सदस्य होता है वो जो है कितने जो है अवधि के लिए कह सकते हो बनाया जाता है, वो जो है 6 वर्षों तक उसका जो कार्यकाल रहता है। जो सीनेट का सदस्य जो बनता है उसका जो है कार्यकाल होता है 6 वर्षों का, तथा प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य पुनः निर्वाचित होते हैं। योग्यता की बात करें सीनेट के सदस्य बनने की, तो सदस्य बनने के लिए आपकी जो न्यूनतम आयु है 30 वर्ष होनी चाहिए, और वह जो है अमेरिका का 9 वर्षों से लगातार वहाँ का नागरिक हो तथा राज्य का निवासी भी होना चाहिए। इसकी अध्यक्षता की बात करें सीनेट के सदस्य की, तो उपराष्ट्रपति जो होता है ये सीनेट का जो सदस्य होते हैं उसके ऊपर कह सकते हो अध्यक्षता करता है। इसके हम कार्य एवं शक्तियों की यदि बात करें हम, तो इसकी जैसे कि विधायी कार्य शक्तियाँ इसकी बहुत सारी हैं। एक होती है विधायी कार्य, तो इसमें जैसे सीनेट जो है विधेयकों पर जो है विचार संशोधन एवं जो है पारित करने का जो अधिकार जो है यह रखती है, और दोनों सदनों की सहमति से ही कोई जो है विधेयक कानून जो है बनता है। ठीक है। उसके बाद है नियंत्रण एवं जो है संतुलन, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त जो है उच्च अधिकारी जैसे कि न्यायाधीश, राजदूत, इनकी जो है पुष्टि करना जो है सीनेट का अधिकार होता है। फिर है अभियोग, तो प्रतिनिधि जो है सभा के द्वारा अभियोग लाने पर सीनेट उस पर सुनवाई करती है, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और अन्य जो उच्च अधिकारी को जो है पदयुक्ति करने का अंतिम अधिकार जो है सीनेट के पास होता है। मतलब जो उनको पद देने का जो अधिकार होता है वो जो है सीनेट के पास होता है, सीनेट सदन के पास होता है, क्योंकि उच्च सदन है। ठीक है। उसके बाद है संधि की पुष्टि, तो राष्ट्रपति के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संधियों की पुष्टि करने के लिए सीनेट की जो है 2/3 बहुमत जो है होता है। मतलब जो है कोई संधियाँ पुष्टि करना है राष्ट्रपति को, तो सीनेट में मतलब जो है सदन में राष्ट्रपति को जो है 2/3 जो है बहुमत होना आवश्यक है कोई भी कानून पारित करना हो। उसके बाद है वित्तीय अधिकार, तो जैसे कि जो है बजट संबंधी जो वित्तीय अधिकार होता है ते जो है सभा में जो है प्रस्तुत किए जाते हैं, लेकिन सीनेट जो है उसमें संशोधन जो है कर सकती है। उसके बाद है अन्य कार्य भी हैं जैसे कि युद्ध की घोषणा करना, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है निर्णायक जो है भूमिका आदि, ये सब सीनेट के जो है कार्य रहते हैं। ठीक है। अब इसमें अगला क्वेश्चन बनता है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली जो है द्वितीय सदन की विवेचना आपको करना है। तो अमेरिकी जो है सीनेट को विश्व का सबसे कह सकते हो शक्तिशाली द्वितीय सदन जो है कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो है शक्तियाँ प्रतिनिधि जो है सभा के समकक्षीय जो है कई मामलों में जो अधिक हैं, जैसे कि नियुक्तियों, संधियों की पुष्टि करना, अभियोग की जो है सुनवाई जैसे विशेष अधिकार अन्य देशों के द्वितीय सदनों को जो है प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है। जैसे कि सीनेट जो कार्यपालिका है एवं न्यायपालिका पर जो है प्रभावी जो है नियंत्रण जो है रखती है। सीनेट क्या है, सीनेट जो कह सकते हो जो संसद है, जो सदन है, तो सीनेट जो सदन है ये जो है जो कार्यपालिका होती है, जो न्यायपालिका होती है, उस पर प्रभावी जो है नियंत्रण रखती है, इसी के कंट्रोल में रहती हैं। और इसकी संरचना एवं कार्यप्रणाली लोकतांत्रिक संतुलन का उत्कृष्ट जो उदाहरण है। यदि हम निष्कर्ष में कहें
तो अमेरिकी सीनेट न केवल अमेरिकी की राजनीति में बल्कि विश्व के संसदीय इतिहास में भी इसकी शक्तियाँ एवं कार्यों के कारण सर्वोच्च स्थान रखती है। यह द्वितीय सदन होते हुए भी अत्यंत जो है प्रभावशाली एवं निर्णायक जो भूमिकाएं निभाता है। इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से है कि अमेरिका की संविधान की आपको विशेषता आपको लिखना है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण, हर एक क्वेश्चन को हम बहुत ही बारीकी से लेके आए हुए हैं, कोई भी क्वेश्चन को हम छूटने नहीं देंगे। तो अमेरिका के संविधान की जो सबसे पहली जो विशेषता है कि विश्व का सबसे संक्षिप्त जो है संविधान। ठीक है, तो दोस्तों अमेरिका का जो संविधान है आकार में विश्व का सबसे छोटा संविधान है। छोटा है, बहुत ही छोटा सा संविधान है। अगर कोई व्यक्ति इसे पढ़ना चाहे तो केवल जो है 30 मिनट में पूरा का पूरा संविधान जो है पढ़ सकता है। इसलिए जो है अमेरिका संविधान के बारे में जॉनसन महोदय ने कहा है कि संविधान का ढांचा बनाने वाले ने हमें अच्छा श्री गणेश कराया है, किंतु आवश्यकतावश उन्होंने शेष बातों को भविष्य पर ही छोड़ दिया है। भारतीय संविधान में जो है 395 अनुच्छेद है, जबकि भारतीय जो संविधान है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं तो कहोगे 395 है। लेकिन अमेरिका के संविधान में कितने अनुच्छेद है भैया, तो केवल 7 ही अनुच्छेद हैं। अमेरिका के जो है संविधान में केवल मूल बातों को ही लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद इसकी जो अगली विशेषता है दोहरी जो है नागरिकता। तो अमेरिकी संविधान की जो दूसरी विशेषता यह है कि अमेरिका का जो है प्रत्येक नागरिक दोहरी नागरिकता को जो है धारण करता है। पहली नागरिकता जो है उस राज्य की जहां वह रहता है, और दूसरी होता है नागरिकता अमेरिका की धारण करता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे कि आप अमेरिका के नागरिक हो और अमेरिका के राज्य अलास्का के आप निवासी हो। ठीक है, तो आप जो है नागरिकता अलास्का की आपकी होगी और दूसरी जो है अमेरिका की आपकी होगी। मतलब जिस स्थान पर आप रहोगे वहां की नागरिकता है, जिस देश में आप रह रहे हो तो अमेरिका की भी आपकी जो है कह सकते हो जो नागरिकता है वो भी होती है। इस प्रकार इसको जो है दोहरी नागरिकता जो है कहा जाता है। अगली एकदम विशेषता की बात करें तो मौलिक अधिकारों का जो है वर्णन। तो अमेरिका का जो संविधान है इसमें प्रत्येक नागरिक के लिए मौलिक अधिकारों का जो है वर्णन किया गया है। नागरिकों का जो है मौलिक अधिकारों का लेखबद्ध रूप से जो उल्लेख विश्व के अन्य संविधानों के लिए अमेरिका की ही जो है देन है, जिसका अनुकरण जो है भारत, जापान, पाकिस्तान, आयरलैंड आदि जो है देश के द्वारा भी किया जाता है। मतलब जो मौलिक अधिकार हैं अमेरिका के ही संविधान से ग्रहण किए गए हैं, जैसे कि धर्म स्वतंत्रता का जो अधिकार, भाषा अभिव्यक्ति का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, आवेदन पत्र देने का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके अलावा अन्य अधिकारों का भी वर्णन जो है किया गया है। तो अगले हम विशेषताओं की बात करें इसकी, तो कठोर जो है संविधान। तो अमेरिका के संविधान की सबसे विशेषता यह है कि अब विश्व के सभी संविधानों में से सबसे कठोर संविधान है। तो कठोर संविधान किसे कहा जाता है? देखिए जो कठोर संविधान होता है, जैसे कि अमेरिका का जो संविधान है कठोर इसलिए कहा गया है उसमें कोई भी संशोधन करने में काफ़ी कठिनाई होती है, इसलिए इसको कठोर संविधान कहा गया है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है परिवर्तन और संशोधन के साधारण जो है व्यवस्थापन की विधि से भिन्न एक व्यापक जो है व्यवस्था हो, अर्थात साधारण कानूनों के तहत जिसमें परिवर्तन न किया जा सके, इसीलिए इसको कठोर संविधान कहा गया है। तो अमेरिका के संविधान एक जो है ऐसी संविधान है जिसमें संविधान संशोधन के लिए उस प्रक्रिया के भिन्न जो है प्रक्रिया को प्रयोग में जो है लाया जाता है। वस्तुतः संघीय संविधान के लिए या जो है अचलता मतलब जो है कठोरता इसमें जो आवश्यक है, इसलिए अमेरिका के संविधान को अचल जो है बनाया गया है। अगली धर्म विशेषता की बात करें तो जनता का जो है संविधान। तो अमेरिका के संविधान को जो है जनता का संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसका निर्माण जो है जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा ही किया गया है। अमेरिका की जो है जनता इसे सदियों से स्वीकार करती चली आ रही है। संविधान की भूमिका में लिखा गया है, संविधान की जो भूमिका है अमेरिका की उसमें लिखा गया कि हम जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के लोग संविधान का निर्माण करते व उसके प्रतिष्ठित करते हैं कि इस संविधान का निर्माण इस सिद्धांत के आधार पर हुआ है कि जनता को आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त है। अमेरिका के जो है संविधान को जनता का संविधान इसलिए भी कहा जाता है कि इसमें जो संप्रभु देश की जनता में निहित होती है और जनता में ही देश के शासन के ढांचे को निर्धारित किया जाता है, और तथा वही जो है लोकतांत्रिक ढंग से यह निर्णय जो है करती है कि उसके प्रशासन कैसे होंगे। संप्रभुत्व जो है संपन्न होने के नाते जनता का अधिकार होता है कि वह किसी भी सरकार को अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करती है तो उसे जो है अमेरिका की जनता जो है बदल सकती है। ठीक है, उसके बाद जो अगली इसकी विशेषता है संघात्मक जो व्यवस्था।
तो अमेरिका के संविधान के स्वरूप जो है संघात्मक है। अमेरिका में जो है टोटल जो है 51 राज्य है, और भारत के ही जो है तरह केंद्र और राज्यों के बीच जो है शक्तियों का बंटवारा जो है किया गया है। जैसे कि भारत में केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, ठीक उसी प्रकार अमेरिका में भी केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है। और अमेरिका में जो है न्यायपालिका संविधान के जो है संरक्षक के रूप में जो है कार्य करती है। ठीक है। और भारत में जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय, तो इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से भारत, जो कि भारत में जो है बहुदलीय व्यवस्था है। अमेरिका में पूछता है कि अमेरिका की दलीय व्यवस्था क्या है, तो अमेरिका में जो है द्विदलीय व्यवस्था है। द्विदलीय का मतलब यह होता है कि अमेरिका में केवल जो है दो ही दल के जो है लोग खड़े होते हैं जो है इलेक्शन में। ठीक है। अमेरिका में बहुत सारे दल हुए हैं, लेकिन अमेरिका में दो ही दलीय व्यवस्था है, जिसमें दो प्रमुख दल हैं। एक है डेमोक्रेटिक जो है पार्टी, दूसरा है रिपब्लिक जो है रिपब्लिकन जो है पार्टी। इसमें दो ही पार्टियां हैं। अब यहाँ से अगला जो इसमें क्वेश्चन है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं इनके कार्य क्या हैं, इनकी शक्तियों का भी जो है विवेचना कीजिए। हर एक क्वेश्चन को जिस भी हम देश के बारे में चर्चा करेंगे, चाहे वहाँ के सदन के बारे में हो, या फिर वहाँ के जो है राष्ट्रपति के बारे में हो, या फिर शासन व्यवस्था के बारे में हो, तो हम उनके सभी के बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम अगले जो कंट्री है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति है इनके कार्य एवं शक्तियों को समझ लीजिए। तो इनके कार्य एवं शक्तियों में जैसे कि कानून बनाना, अविधेय जो प्रस्तावों पर जो है हस्ताक्षर करना और वीटो करना, और सशक्त जो बल है उसका जो है कमांडर इन चीफ जो है होना, विदेशी संबंधों को जो है प्रतिबंधित करना, और संघीय अधिकारियों की जो है नियुक्ति करना, ये इनके कार्यों में जो है शक्तियाँ है। वे जो है क्षमादान भी दे सकते हैं, जैसे कि किसी की जो फांसी की सजा है तो वे भी इसको माफ करा सकते हैं। और कांग्रेस जो कि वहाँ की सदन है, ठीक है, उसका जो है सत्र भी बुला सकते हैं, और कांग्रेस के साथ मिलकर नीतियाँ भी जो है बना सकते हैं। और राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ है, जो संविधान, राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ है संविधान की, और कांग्रेस और न्यायपालिका की रूपरेखा में जो है कार्य करती है। तो यहाँ से हम हर एक बिंदु को हम इनके कर्म शक्तियों को समझेंगे। जैसे कि विधेयक जो है शक्तियाँ, तो राष्ट्रपति जो है विधेयकों को जो है स्वीकृति अस्वीकृति जो है उसको कर सकते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति क्या है, जो विधेयक होते हैं जो पारित किए जाते हैं उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर जो है राष्ट्रपति किसी विधेयक को जो है वीटो करते हैं तो कांग्रेस उसको जो है लागू करने के लिए 2/3 बहुमत से दोबारा पारित करना होगा। उसके बाद है राष्ट्रपति जो है वार्षिक भाषणों में विधेय प्राथमिकताओं और योजनाओं को जो है प्रस्तुत करते हैं, और है वह जो है विशेष जो सत्र होते हैं उनको भी बुला सकते हैं। अगले हम इसके कार्य शक्तियों की बात करें तो कार्यकारी शक्तियाँ, तो राष्ट्रपति जो है संघीय कानून के पालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे कार्यकारी शाखा की देखरेख करते हैं और संघीय अधिकारियों को नियुक्त और जो है बर्खास्त कर सकते हैं। और संघीय एजेंसियों के जो प्रमुख हैं उसकी नियुक्ति भी जो है यही करते हैं, जो है राष्ट्रपति है। सैन्य निधन शक्तियों की बात करें इनकी, तो राष्ट्रपति जो होता है देश के सशक्त बलों के कमांडर इन चीफ ही होते हैं, और जो उन्हें सेना को आदेश देने की शक्ति होती है। किसी भी देश से जो है युद्ध करना हो तो राष्ट्रपति ही करवाता है। ठीक है। और हालांकि युद्ध की घोषणा कांग्रेस का अधिकार है, कांग्रेस वहाँ की जो सदन है उसका अधिकार होता है। वहाँ पे जो विधेयक जैसे पारित किया जाता है बहुमत के साथ, ठीक उसी प्रकार वहाँ भी होता है। लेकिन राष्ट्रपति को इतना अधिकार है कि किसी भी देश से युद्ध जो है कभी भी शुरू किया जा सकता है। यदि हम राजनीतिक यदि हम शक्तियों की बात करें तो राष्ट्रपति जो है अन्य देशों के साथ संधियां कर सकता है, और जिसके लिए जो है सीनेट की मंजूरी की जो आवश्यकता होती है। अब वे जो है राजदूतों को स्वागत करते हैं और विदेशी जो नीति है उसका निर्धारण भी जो है करते हैं। वे विदेश यात्राओं, अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन है उसमें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रतिनिधित्व जो है करते हैं। यदि हम न्यायिक शक्तियों की बात करें तो जो राष्ट्रपति होता है ये क्षमादान दे सकता है। ठीक है। जैसे किसी की फांसी वगैरह हो तो उसकी जो है सजा को माफ करा सकता है, खत्म करवा सकता है। वे जो है संघीय न्यायाधीशों और अन्य उच्च अधिकारियों की नियुक्ति भी करते हैं, जैसे कि सीनेट की मंजूरी के साथ में। अन्य शक्तियों की हम बात करें तो राष्ट्रपति जो है कार्यकारी आदेश जारी कर सकते हैं। वे कांग्रेस के समक्ष संघ की स्थिति और वार्षिक रिपोर्ट जो है प्रस्तुत कर सकते हैं। संघ के समक्ष मतलब जो सदन होती है, ठीक है, जो न्यायालय होता है, जो वहाँ का सदन होता है, ये जो कांग्रेस है वहाँ के सदन का नाम है। ठीक है। तो इसमें जो वार्षिक जो रिपोर्ट है उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। अब इसमें जो अगला क्वेश्चन है
कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय के गठन एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो इसको भी समझ लीजिए। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के जो सर्वोच्च न्यायालय है, इसमें एक जो है मुख्य न्यायाधीश और 8 जो है सहयोगी जो है न्यायाधीश होते हैं। तो टोटल कितने होते हैं? 9 होते हैं। तो इन जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है और सीनेट के द्वारा अनुमोदित की जाती है और वे आजीवन कार्यकाल के लिए जो है सेवा करते हैं, जब तक कि जो है सेवानिवृत्ति ना हो जाए या फिर जो है महाभियोग ना जो है लगाया जाए। मतलब जो है जब तक कि वे इस्तीफा नहीं देंगे तब तक जो न्यायाधीश होंगे वे हमेशा के लिए जो है वे सेवा करेंगे, आजीवन कार्य जो है कार्यकाल के लिए। ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय के पास जो है न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, जिससे जो है वह कांग्रेस के द्वारा बनाए गए कानूनों या जो है राष्ट्रपति के कार्यों को असंवैधानिक जो है घोषित कर सकता है। और इसके अलावा यह जो है निचली जो है अदालतों में अपील भी जो है सुनता है। अमेरिकी संविधान का ये जो है अंतिम व्याख्यार है। ठीक है। तो यहाँ से हम इसके जो है गठन के बारे में समझेंगे। तो न्यायाधीशों की संख्या, इसमें जो है जो कि 9 जो है न्यायाधीश होते हैं। इसमें एक जो है मुख्य न्यायाधीश होता है, 8 जो है सहयोगी जो है न्यायाधीश होते हैं इसकी नियुक्ति के लिए। इसके हम नियुक्ति प्रक्रिया की बात करें तो न्यायाधीशों को जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्ति दिया जाता है और सीनेट के द्वारा अनुमोदित भी जो है किया जाता है सदन के द्वारा। उसके बाद इसके हम कार्यकाल की बात करें तो जो न्यायाधीश होते हैं उसको आजीवन कार्य के लिए बैठाया जाता है। मतलब जो इसके सदस्य होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, तो वे आजीवन कार्यकाल के लिए बैठाए जाते हैं जब तक कि वे सेवानिवृत्त ना हो जाए। मतलब जब तक कि वे इस्तीफा ना दे दें या फिर उन पर जब तक कोई जो है मुकदमा ना चलाया जाए, फिर उन पर कोई आरोप ना जब तक ना लगे, तब तक जो है वे आजीवन जो है उनको अधिकार मिलता है कि वे आजीवन जो है न्यायाधीश वहां के रहेंगे। यदि इसके हम कार्य एवं शक्तियों की बात करें तो जैसे कि न्यायिक जो है समीक्षा, कांग्रेस के द्वारा बनाए गए कानूनों या जो है राष्ट्रपति के द्वारा किए गए कार्यों को असंवैधानिक जो है घोषित करने की इसके पास शक्ति होती है। अपीलीय क्षेत्राधिकार, तो निचली जो है संघीय अदालतों और राज्य जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है तय किए गए मामलों की जो है अपील सुनने की शक्ति है। और मूल क्षेत्राधिकार की बात करते हैं जो है उन मामलों की सुनवाई करता है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, जिसमें जो है न्यायालय पहले से निर्णय जो है लेता है, हालांकि इसका जो है उपयोग बहुत ही कम होता है। फिर है संविधान की व्याख्या। तो अमेरिकी संविधान का अंतिम जो व्याख्यार है जो सरकार के विभिन्न शाखाओं के बीच और नागरिक और सरकार के बीच शक्तियों की सीमाओं को जो है परिभाषित करता है। तो इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से न्यायिक पुनरावलोकन क्या है इसको समझ लीजिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो न्यायिक पुनरावलोकन एक ऐसी शक्ति है जिसके तहत न्यायालय, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय हो गया है, उच्च न्यायालय हो गया, जैसे कि अमेरिका में जो है सीनेट जो होता है यह उच्च न्यायालय है। ठीक है, तो इसके द्वारा ये जांच किया जाता है कि क्या कोई कानून या फिर कोई आदेश या कोई सरकारी कार्यवाही संविधान के अनुसार है या फिर संविधान के अनुसार नहीं है, या फिर कोई ऐसे कानून बना दिए गए जो संविधान के अनुसार है कि नहीं है। तो इन चीजों की जो है न्यायिक पुनरावलोकन जो है जांच करती है। ठीक है, यदि वे जो है संविधान के खिलाफ है, संविधान के अनुकूल नहीं है, तो उनको जो है उनका उल्लंघन करता है या फिर उनको जो है अवैध घोषित कर सकता है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। यही होता है न्यायिक पुनरावलोकन। अब इसमें सेक्शन बी यहाँ से स्टार्ट हो गया है। इसमें टोटल जो प्रश्न आएंगे 6 से 7 प्रश्न आएंगे, जो कि 4 ही प्रश्न आपको करना पड़ेगा। तो इसको भी समझ लीजिए। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है कि पूंजीवाद क्या है और समाजवाद क्या है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। ये यूनिट 3 और 2 का ये क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि तुलनात्मक राजनीति क्या है। तुलनात्मक राजनीति मैंने अभी आपको बताया है, लेकिन यहाँ से इसका क्षेत्र भी समझेंगे, इसकी विशेषता क्या है इसको भी हम समझेंगे। उसके बाद है उदार लोकतंत्र क्या है, इसके गुण दोषों को भी बताइए। ठीक है, उदार लोकतंत्र लोकतंत्र की तरह ही भांति कार्य करता है, जो कि मैंने अभी आपको सेक्शन में कराया है। उसके बाद है कॉमन हाउस का संचालन जो स्पीकर करता है, स्पष्ट करना आपको। और अमेरिका के जो कांग्रेस है के जो सदन है उसका आपको वर्णन करना। अमेरिका में जो सदन है कांग्रेस, उसका आपको वर्णन करना है। उसके बाद है कन्फ्यूशियस जो है वाद क्या है और मायोवाद क्या है, इसके सिद्धांत को भी स्पष्ट करना है। तो इन सभी प्रश्नों को समझेंगे। सबसे पहले पूंजीवाद और समाजवाद, इसके बीच में डिफरेंट क्या है इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो पूंजीवाद में जो है
उत्पादन के साधनों का जो स्वामित्व होता है निजी व्यक्तियों के पास होता है। मतलब जो है पूंजीवाद क्या है, पूंजीवाद में जो है व्यक्ति स्वतंत्र है, किसी भी चीज का उत्पादन कर सकता है, उसको बेचकर अधिक से अधिक जो है लाभ कमा सकता है। मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि उत्पादन का जो साधन है, पूंजीवाद में क्या है, उत्पादन का जो जो साधन है, ये जो है स्वामित्व इसमें क्या है, निजी व्यक्ति के पास होता है, निजी व्यक्ति के पास अधिकार होता है, उसके स्वामी होते हैं। और जो है इनका जो मुख्य उद्देश्य रहता है पूंजीवाद का, वो जो है लाभ कमाना होता है। ठीक है, अधिक से अधिक उद्योग धंधे करना, किसी चीज का उत्पादन करना, फैक्ट्री लगाना, उसको बेचकर अधिक से अधिक जो है लाभ कमाना पूंजीवाद का उद्देश्य रहता है। जबकि समाजवाद क्या है, समाजवाद के में जो उत्पादन के साधनों पर जनता या सरकार का सामूहिक जो है स्वामित्व होता है। मतलब इसमें जो है, इसमें सरकार का अधिकार होता है, फिर जनता का जो है संपूर्ण जनता का अधिकार होता है किसी चीज के उत्पादन के क्षेत्र पर। और जो इसका जो उद्देश्य रहता है, ये व्यक्तिगत नहीं होता है समाजवाद का, बल्कि ये सामूहिक जो है या फिर सामाजिक जो है कल्याण होता है, सभी लोगों का कल्याण होता है। तो इसकी हम विशेषताओं को यहाँ से समझेंगे। सबसे पहले जो इसकी विशेषता है वह है स्वामित्व का। तो पूंजीवाद में जो उत्पादन के जो साधन होते हैं, जैसे कि फैक्ट्री, पूंजी, भूमि, इस पर जो है निजी व्यक्तियों जो है नियमों का स्वामित्व होता है। किसी चीज का उत्पादन हो तो उसका जो मालिक रहेगा वो पूंजीवाद में क्या रहेगा, वही उसका मालिक रहेगा जो उसको उत्पादन करवाएगा। जबकि समाजवाद में क्या है, उत्पादन के साधनों पर सरकार या जनता का सामूहिक स्वामित्व होता है, अधिकार होता है। ठीक है, इसके तो उद्देश्य की बात करें तो पूंजीवाद का जो उद्देश्य रहता है लाभ कमाना होता है, और बाजार के में जो प्रतिस्पर्धा होता है, जो कंपटीशन होता है, इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। जबकि समाजवाद क्या है, समाजवाद में सामाजिक न्याय और सामाजिक समानता पर इसमें जोर दिया जाता है। उत्पादन जो है आम जनता की जरूरतों के अनुसार ही होता है। मतलब जनता की जो जरूरतें होती हैं उसी के अनुसार जो है किसी चीज का उत्पादन किया जाता है। अगले दिन इसके जो है इसके बीच में अंतर की बात करें तो आर्थिक जो निर्णय, तो जो पूंजीवाद जो होता है ये बाजार और मांग के जो है आधार पर किए जाते हैं। पूंजीवाद क्या है, जैसे कि किसी चीज का बाजार में डिमांड बढ़ी तो पूंजीवाद क्या कहता है कि उसको जल्दी से जल्दी बनाओ, बाजार में बेचो और जो है अधिक से अधिक जो है रुपया कमाओ। ठीक है, और जहां जो है प्रतिस्पर्धा कीमतें उत्पादन जो है तय करती है। जबकि समाजवाद क्या है, ये सरकार या केंद्रीय योजना के द्वारा जो है किए जाते हैं, जिसमें आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। समाजवाद में क्या है, जो जनता के लिए आवश्यक है उन्हीं वस्तुओं को जो है इसमें जो है ध्यान केंद्रित किया जाता है, फिर उसका जो उत्पादन किया जाता है। अगले हम अंतर की बात करें, जैसे कि लाभ, जो पूंजीवाद होता है इसमें लाभ जो है व्यक्तिगत या जो है नियमों को जो है मिलता है, निगमों को, मतलब जो है इसमें जो लाभ होता है ये जो है व्यक्तियों को मिलता है। मतलब जो जिसकी कंपनी होगी, जो कारखाना लगवाएगा उसी को लाभ मिलता है। जबकि समाजवाद में क्या है, इसमें जो है लाभ को जो है समाज में जो है साझा किया जाता है, बराबर साझा किया जाता है। इसका उपयोग सार्वजनिक सेवाओं के लिए जो है किया जाता है। तो ये थे इनके बीच में अंतर। अब यहां से अगला जो क्वेश्चन था कि तुलनात्मक राजनीति क्या है, इसकी जो विशेषता क्या है, इसका क्षेत्र क्या है, इसको भी यहां से समझ लीजिए। तो तुलनात्मक राजनीति जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये भी जो है राजनीति विज्ञान की एक शाखा है, एक विधि है जो तुलनात्मक राजनीति पर जो है अध्ययन पर जो है आधारित है उसके। तो तुलनात्मक राजनीति जो है दो या दो से अधिक देशों की राजनीति की तुलना की जाती है, और जो है या फिर एक ही देश की अलग अलग समय पर जो राजनीति हुई है, जो पार्टियां हुई हैं, उन पर तुलना की जाती है और देखा जाता है कि इनमें से समानता इनमें क्या है, किसका शासन अच्छा था, इनके बीच में अंतर क्या है, इसी को हम तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। ठीक है, इसकी जो है शुरुआत सबसे पहले अरस्तु महोदय ने किया था। अरस्तु महोदय ने करीब करीब जो 158 देशों का जो है जो संविधान है उसका अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि किस देश का संविधान सबसे अच्छा है, वहाँ के लोगों को अच्छा जो है सब सारी सुविधाएं मिल रही हैं। जैसे कि लोकतंत्र के कई सारे जो है कह सकते हो संविधान के पूर्वरूप होते हैं। कहीं पर लोकतंत्र का जो है राजशाही शासन है, लोकतंत्र का शासन है, तानाशाही है। तो इस तरह से अरस्तु महोदय ने देखा कि आखिर कौन सा जो है तंत्र लोगों के लिए जो है काफ़ी अच्छा है। तो ये जो है विभिन्न देशों की जो वहाँ की शासन व्यवस्था है उसकी तुलना किया है। इसी को हम जो है तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। बहुत सारे विद्वान हैं इसकी परिभाषा को अपने अपने ढंगों से प्रस्तुत किया है। जैसे कि एडवर्ड महोदय जी लिखते हैं कि तुलनात्मक राजनीति जो है सरकार के विविध जो है प्रकारों
और भिन्न भिन्न जो राजनीतिक जो संस्थाएं होती हैं उसका तुलनात्मक जो विश्लेषण है। मतलब यह तुलनात्मक राजनीति क्या है, सरकारों के जो विविध प्रकार होते हैं उसके विभिन्न जो राजनीतिक जो संस्थाएं होती हैं उसका जो तुलनात्मक विश्लेषण किया जाता है, ये पता लगाया जाता है आखिर कौन सी सरकार अच्छी है। इन सरकारों के बीच में तुलना की जाती है कौन सी अच्छी है या फिर कौन सी जो है अच्छी नहीं है। इसी को हम तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। इन सभी विद्वानों का कहना वही है। इसकी परिभाषा को मैंने पहले स्पष्ट कर दिया था। ठीक है, अब यहाँ से इसके क्षेत्र को भी समझ लीजिए। जैसे कि राजनीतिक जो प्रणाली में जो संस्थाएं, तो विभिन्न देशों की जो सरकारी जो संरचना होती है, जो संस्थाएं होती है, जैसे कि वहाँ की जो कार्यपालिका होती है, विधायिका होती है, जो न्यायपालिका होती है, इसकी तुलना की जाती है। जैसे कि तुलनात्मक राजनीति में हम जैसे कि भारत की जो न्यायपालिका है, जो यहाँ की विधायिका है, जो यहाँ की कह सकते हो कार्यपालिका है, तो इसकी तुलना हम किसी दूसरे देश की हम तो वहाँ से करें, जैसे कि अमेरिका के देश से हम करें, उनकी तुलना करें, तो ये होता है तुलनात्मक राजनीति। उसके बाद अगले हम क्षेत्र की बात करें तो राजनीति व्यवहार, तो इसमें सभी चीज़ों को जो हम तुलना किया जाता है। जैसे कि नागरिकों का जो राजनीतिक जो व्यवहार है, जैसे कि मतदान का पैटर्न क्या है, भारत में चुनाव प्रक्रिया अन्य प्रकार से होता है, अमेरिका की अलग है, चाइना की अलग है। तो जो चुनाव जो कह सकते चुनाव की जो प्रक्रिया है इसका भी इसमें हम अध्ययन करते हैं। ये सभी इसके क्षेत्र हैं। ठीक है, उसके बाद है सार्वजनिक नीतियाँ। तो सार्वजनिक नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन और जो है परिणामों की जो है तुलना भी इसमें की जाती है। जैसे कि सार्वजनिक जो नीतियाँ बनी हैं, लोगों के लिए जो नीतियाँ बनाई गई हैं उनकी भी इसमें हम तुलना करते हैं। फिर है राजनीतिक विकास और परिवर्तन। तो राजनीतिक और जो आर्थिक विकास की जो प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे कि संघर्ष और परिवर्तनों के जो है तंत्रों का विश्लेषण भी इसमें जो है करना शामिल है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो देश के जो है बीच जो संतुलन है, जो गठबंधन है, जो कह सकते हो विदेश नीति है, उस संघर्षों का भी जो है तुलनात्मक अध्ययन करना इसमें शामिल। जैसे कि किसी देश की विदेशी नीति अन्य देशों से जो भिन्न रहती है, तो उसका भी तुलना हम इसी के अंतर्गत जो करते हैं। फिर है गैर राजनीतिक जो कारक। तो राजनीति को जो प्रभावित करने वाले जो सामाजिक, जो आर्थिक, जो सांस्कृतिक जो कारक हैं, उनका भी अध्ययन इसमें हम करते हैं। इस तरह से आपको इसका क्षेत्र लिखना है। और भी इसके हम महत्व की बात करें तुलनात्मक राजनीति के, तो तुलनात्मक राजनीति आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% फंसेगा। ठीक है, तो इसके महत्व क्या है, तो विभिन्न जो राजनीतिक जो प्रणालियां हैं उसको समझने, नीतियों का जो विश्लेषण करने, लोकतंत्र को मजबूत करने और वैश्विक जो राजनीतिक रुझान है उसकी जांच करने में इसका जो है महत्व या फिर इसको जो है उपयोग किया जाता है। या जो है राजनीतिक जो संस्थान है, जो शासन है और जो समाज के बीच जो संबंधों की जो गहरी समझ है ये भी प्रदान करती है, और जिससे जो है बेहतर नीति निर्माण और शासन में सुधार भी होता है। क्योंकि हम विभिन्न देशों की जब हम तुलना करते हैं कि जाहिर सी बात है वहाँ की जो राजनीति है उससे लोगों को तो काफ़ी भला हो रहा, तो जाहिर सी बात है तो उसको हम अपनाएंगे अपने देश में, तो वहाँ पर भी जो है लोगों की जो जीवन है उसमें सुधार होगा। फिर यहाँ से अगला जो इसमें क्वेश्चन कि उदार लोकतंत्र, इससे आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता का उल्लेख कीजिए। वैसे तो उदार लोकतंत्र के बारे में मैंने आपको पहले करा दिया था, लेकिन यहाँ से भी समझ लीजिए अब पुनः इसको। उदार लोकतंत्र जो है उदार राजनीतिक विचारधाराओं का संयोजन है जो सरकार के लोकतांत्रिक स्वरूप के तहत संचालित होता है। अतः जो है उदार लोकतंत्र जो है वह व्यवस्था है जिसमें लोग जो है सर्वोच्च शक्ति धारक होते हैं। इसमें जो है सारी की सारी जो शक्ति होती है जनता में निहित होती है, क्योंकि जनता के द्वारा जो है सरकार बनाते हैं जनता ही, और समय समय पर जो है इसमें परिवर्तन भी चेक कर देते हैं। लोग अपने जो है राजनीतिक दलों हितों के द्वारा जो है राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेते हैं, और सरकार जो है जनमत के प्रति लगातार जो उत्तरदायी होती है, और लोगों को जो है विस्तृत अधिकार स्वतंत्रता प्राप्त होती है, जिन्हें संवैधानिक रूप से जो है सुरक्षा भी प्रदान की जाती है। एकदम सरल शब्दों में कहें तो उदार लोकतंत्र जो है वह व्यवस्था है जिसमें सर्वोच्च जो शक्ति होती है जनता के हाथों में निहित होती है, इसी को हम उदार लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, लोग अपनी शक्ति होती है उसका प्रयोग सरकार बनाने में और समय समय पर सरकार में परिवर्तन करने के लिए जो करते हैं। राजनीतिक दल समूह उनके जो है राजनीति में भाग लेने का एक माध्यम है। उदार लोकतंत्र में लोगों के लिए उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाता है। इस उत्तरदायी सरकार के द्वारा संविधान का गठन किया जाता है, और इस संविधान में लोगों को उचित प्रक्रिया के अधिकार, गोपनीयता, संपत्ति का अधिकार, कानून के समक्ष अधिकार, भाषण का अधिकार, धर्म सभा की स्वतंत्रता जैसे अधिकार जो है स्वतंत्रताएं आवश्यक रूप से जो प्रदान की जाती है। ठीक है, तो उदार लोकतंत्र लोकतंत्र की तरह ही है। अब यहाँ से उदार लोकतंत्र के हम गुण एवं दोषों की बात करें, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि उदार लोकतंत्र क्या है, इसके गुण दोषों का भी जो है विश्लेषण कीजिए।
तो उदार लोकतंत्र को आपने समझ लिया, अब इसके गुण क्या है, इसके दोष क्या है, इसको भी समझ लीजिए। तो इसका जो पहला जो इसका गुण है, इसके गुण जो होते हैं इसकी विशेषता है, विशेषता तो पूछेगा तो यही इसके गुण लिख देना, क्योंकि गुण जो विशेषता है दोनों एक ही चीज होती हैं। तो इसकी जो पहली विशेषता है, इसके पहला जो इसका गुण है वो है जनता स्वयं जो है अपनी भाग्य विधाता। ऐसा क्यों कहा गया है? उदार लोकतंत्र में जनता का जो है, जनता के द्वारा जनता हेतु शासन देखने को मिलता है, क्योंकि जनता के द्वारा ही सरकारें बनती हैं। जनता चाहेगा तो उसमें परिवर्तन भी कर सकता है। कानून लागू करने वाली संस्था अर्थात कार्यपालिका भी स्वेच्छाचारी नहीं बन सकती है। इसमें जो है न्यायपालिका स्वाधीन और निष्पक्ष होती है। फिर है समावेश। तो उदार लोकतंत्र जो है समावेशन भागीदारी के लिए प्रयास करता है और प्रत्येक नागरिक को अपनी राय व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। वह समाज को व्यक्तियों पर उनके प्रभाव के प्रकाश में नीतियाँ पर जो है बहस करता है, और उनके जो है या फिर उनका जो परिणाम यह होता है कि नागरिक जो समाज के भीतर अपना स्थान जो है पहचानते हैं। इससे जो उदार लोकतंत्र जो है सहगुण और समावेशी समाज को बढ़ावा दे सकता है, जो व्यक्तियों को जो है खुद को अभिव्यक्त करने का अधिकार देता है। फिर इसका अगला जो गुण है स्थिरता। ठीक है, इस तरह से आपको इसके बारे में भी बनाकर आपको लिख देना है। फिर है सत्ता के लिए जो है एकाधिकार से जो है बचाव। तो इनके जो है गुण है, एक दो गुण आपको लिखना है। इसके हम दोषों की बात करें तो इसमें जैसे कि सरकार जो बदलती रहती है, जैसे कि जब जो है चुनाव होते हैं, अस्थिर जो है सरकार के कारण कोई जो रचनात्मक कार्य भी जो है नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें जनता के द्वारा सरकारें बनती हैं। जब जनता चाहेगी तो इसमें परिवर्तन भी कर सकती है। फिर है दोषपूर्ण जो है चुनाव प्रणाली। तो उदार लोकतंत्र जो है वाले अधिकांश देश जैसे कि भारत और ब्रिटेन में जो निर्वाचन प्रणाली जो प्रचलित है वह दोषपूर्ण है। इसमें जो है चयनित उम्मीदवार को वास्तव में जनता का प्रतिनिधित्व जो है मानना कठिन है। फिर है अयोग्यता। तो उदार लोकतंत्र में सर्वसाधारण इस योग्य नहीं होता है कि वह शासन का कार्यभार संभाल सके। उसके बाद है धन जो है हावी। तो राजनीतिक शक्तियों पर जो है धन का अधिक जो है प्रभाव होता है। उसके बाद जो अगला इसका दोष है समय और जो है धन की बर्बादी। तो संसद में जो है छोटे छोटे विषयों को लेकर अधिक समय तक अनावश्यक जो है वाद विवाद होता रहता है, जिससे धन और समय का जो है दोनों का जो है कह सकते हो व्यय होता है, व्यर्थ हो जाता है। तो ये थे इनके दोष। अब यहाँ से अगला जो क्वेश्चन था कि ब्रिटेन में जो कॉमन सभा है यह क्या है, अभी पूछ सकता है कि कॉमन सभा क्या है, इतना ही पूछ सकता है। तो ब्रिटेन की कॉमन सभा है, ठीक है, ब्रिटिश संसद का ये निचला और सबसे शक्तिशाली सदन है। इसके जो है 650 जो है सदस्य होते हैं, जिन्हें जो है संसद सदस्य एमपीएस जो है कहा जाता है, और उनका जो है चुनाव आम चुनाव में जो है आम जनता के द्वारा जो है किया जाता है। यह सभा जो है कानून बनाने, टैक्स को जो टैक्स होता है उसको मंजूरी देने और सरकार को जो है जवाबदेह है ठहराने के लिए जो जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो कॉमन सभा क्या है? ये ब्रिटेन के जो है एक संसद है। इसके हम कह सकते हो ये जो सभा है कॉमन सभा, इसके हम प्रमुख भूमिकाओं की बात करें, जैसे कि कानून बनाना, भूमिकाएं मतलब इसकी विशेषताओं की हम बात करें तो ये जो है कानून बनाती है, ये जो है नए कानून प्रस्तावों पर जो है बहस करना और उसको पारित करना इसके कार्य रहते हैं। उसके बाद है कर लगाना। तो प्रस्तावित जो नए कर होते हैं, ठीक है, उसके जो है विधेयक पर जो है निर्णय लेना, ये बीसी का कार्य है। उसके बाद सरकार की निगरानी, या जो है निश्चित करना कि सरकार और मंत्री अपने कार्य के लिए जवाबदेह हो। उसके बाद है प्रधानमंत्री का चुनाव। तो सबसे अधिक जो है सांसदों वाली पार्टी सरकार बनती है, उसका नेता जो है प्रधानमंत्री जो है बनता है। ठीक है, फिर यहाँ से जो क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन एग्जाम पूछता है कि कॉमन हाउस का संचालन जो है स्पीकर करता है। तो ये बिल्कुल सच है, क्योंकि सदन का पीठाधीश अधिकारी होता है जो बहस और चर्चा का जो है नेतृत्व करता है और जो है व्यवस्था बनाए रखता है और नियमों का जो है पालन सुनिश्चित करता है। स्पीकर जो है सदन के जो कामकाज होते हैं उसको जो है व्यवस्थित करता है और सदनों को जो है बुलाने का मौका भी देता है और निष्पक्ष और मर्यादा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार भी होता है। इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि विधि का शासन क्या है, इसको भी समझ लीजिए। ठीक है, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ रूल। तो ये क्या है, विधि का शासन क्या है, उसको समझ लीजिए। एक ऐसा जो है सिद्धांत है जिसमें जो है कानून जो है सर्वोच्च होता है। ये क्या है, एक सिद्धांत है जिसमें जो कानून है सर्वोच्च होता है, सबसे ऊंचा होता है और सभी पर जो है समान रूप से लागू होता है।
इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना भी शक्तिशाली हो, वह जो कानून के ऊपर नहीं है और सभी नागरिक जो है कानून के सामने जो है समान है, या जो है मनमाने निर्णय के बजाय निष्पक्ष और पारदर्शी कानून के माध्यम से शासन जो है सुनिश्चित करता है। यही होता है विधि का शासन। ठीक है, इतना आपको लिखना है। अब यहाँ से है ब्रिटिश जो संसद है इसकी मुख्य शक्तियाँ क्या है। ब्रिटिश संसद मतलब जो होता है ब्रिटेन, यूके, यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम ब्रिटेन कहते हैं फिर ब्रिटिश कहते हैं, तो दोनों एक ही चीज़ हैं। इसकी संसद जो है इसकी मुख्य शक्तियाँ क्या हैं उसको समझ लीजिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। इसकी शक्तियों में जैसे कि कानून बनाना, सरकार की जो है जांच करना, सरकार के जो वित्त नियंत्रण होते हैं उसको नियंत्रित करना। ठीक है, ये सारे इनके कार्य हैं। तो सदन जो है दो सदनों से जो है बनी होती है, एक होता है हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है, एक होती है हाउस ऑफ जो है लॉर्ड्स। इन दोनों जो सदनों के कार्य यदि हम बात करें तो हम यहाँ से कुछ इनके जो कार्य हैं निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे कि विधायी जो है शक्तियाँ। तो संसद का जो सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य होता है वो कानून बनाना है, जो विलिंग प्रक्रिया के माध्यम से जो है होता है। उसके बाद है अगला जो बिंदु है, किसी भी जो है नए कानून पर संसद में जो है बहस होती है और उसमें जो है संशोधन किया जाता है, उसके बाद उसे कानून के रूप में जो है पारित किया जाता है। जैसे कि अपने यहाँ भी वही होता है, किसी कोई कानून को पारित करने के लिए संसद में जाते हैं, बहस होती है, पक्ष के होते हैं, विपक्ष के होते हैं, वोटिंग होती है। तो ठीक उसी प्रकार ब्रिटेन में ही सारी की सारी व्यवस्था है। संसद कोई भी जो है कानून बना सकती है, उसमें बदलाव भी कर सकती है, या जो है पूरी तरह से जो है संप्रभुत्व है या फिर स्वतंत्र है। अगले जो इसके शक्तियाँ है, जांच शक्तियाँ। तो संसद जो है सरकार के जो कामकाज होता है उसकी जांच करती है, उसे जो है जवाबदेह भी जो है बनाती है। काम सही नहीं होगा तो उसके लिए जो है जवाब भी दे सकती है। उसके बाद यह जो है बहस जो है प्रश्न पूछने समितियों के माध्यम से जो है किया जाता है। हाउस कॉमन्स सरकार को जो है धन मुहैया कराने के लिए करों को जो है मंजूरी भी जो है देती है। उसके बाद है वित्तीय धन शक्तियों की बात करें तो संसद सरकार के खर्च की जांच और अनुमोदन ये करती है, और हाउस ऑफ कॉमन्स कर बढ़ाने वाले विधेयक को मंजूरी भी जो है देती है। अन्य धन कार्यों की बात की जैसे कि संसद दिन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो है बहस करती है, और संसदीय जांच के माध्यम से संसद के सदस्यों को सरकार की नीतियों कार्यों की देखरेख करने का अधिकार भी जो है मिलता है। तो इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से ब्रिटेन का जो संविधान है, यूके, यूनाइटेड किंगडम में, तो इस संविधान की विशेषता क्या है अब इसको भी समझते चलिएगा। हर एक संविधान की विशेषता पूछ सकता है। आपके जो पाठ्यक्रम में केवल 4 ही देश आपके दिए हुए हैं पेपर 1 में, तो चारों देशों की जो शासन व्यवस्था है, वहाँ की जो संविधान की विशेषता है, हर एक चीज़ को हम लेके चल रहे हैं बहुत ही बारीकी से। तो ब्रिटेन के संविधान की विशेषता समझ लीजिए। तो अलिखित और जो है असंहिताबद्ध जो है संविधान, मतलब जो है जो ब्रिटेन का जो संविधान है अलिखित है। ब्रिटेन का संविधान जो है किसी एक दस्तावेज में जो है लिखित नहीं है, एक में नहीं लिखित है, बल्कि वह जो है विभिन्न स्रोतों से बना है, जिसमें जो है संसद का अधिनियम, न्यायिक जो है निर्णय, परंपराएं, ऐतिहासिक दस्तावेज जो है इसमें शामिल है। जैसे कि मैग्ना जो है कार्टा इसको कहा जाता है ऐतिहासिक दस्तावेज को। फिर है लचीला, चूंकि जो है कोई भी स्पष्ट लिखित संविधान नहीं है, इसलिए जो है संसद के द्वारा समान कानूनों की तरह जो है संवैधानिक कानूनों में जो है संशोधन किया जा सकता है। इसको लचीला इसलिए कहा गया है, लचीला, जो कि लिखित संविधान नहीं है, तो इसमें कोई भी परिवर्तन जो है किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद है संसदीय जो है संप्रभुता। तो ब्रिटिश राज व्यवस्था का आधार जो है संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत है, जिसका अर्थ है कि संसद जो है सर्वोच्च है और उसके पास कोई भी जो है कानून बनाने उसको बदलने की शक्ति होती है। अगले हम विशेषता की बात करें तो विधि का शासन। ठीक है, तो ब्रिटेन जो है विधि के शासन के लिए प्रसिद्ध है, और जहाँ जो है कानून सभी पर कानून जो है समान रूप से जो है लागू होता है। विधि का शासन क्या है, ये ब्रिटेन के संविधान से ही प्रसिद्ध है। विधि का शासन क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो विधि का शासन ये होता है कि जो है कानून से ऊपर कोई नहीं रहेगा, चाहे कोई व्यक्ति बड़ा हो या अमीर हो, कानून जो है सभी के लिए समान है, समान रूप से जो है कानून सबके ऊपर लागू होगा और कोई भी जो है कानून के ऊपर नहीं है। तो ये थी इनकी विशेषता है। और भी इसकी विशेषता जैसे कि एकात्मक जो है राज्य। तो पारंपरिक रूप से ब्रिटेन को जो है एकात्मक राज्य माना गया है, हालांकि हाल के वर्षों में यह जो है एक संघ राज्य के रूप में जो विकसित हुआ है।
अगले जो विशेषता की बात करें तो संसदीय जो है लोकतंत्र, तो यह जो है संसदीय लोकतंत्र के रूप की जो है स्वरूप की एक देन है, जिसमें एक जो है प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल जो है सरकार चलाते हैं। उसके बाद है नागरिक जो है अधिकार, तो यह जो है नागरिकों तो वो है कई प्रकार के अधिकार जो है प्रदान करता है, जैसे कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा की स्वतंत्रता और दैहिक जो स्वतंत्रता, ये सभी जो देता है। फिर है द्विदलीय व्यवस्था, तो ब्रिटेन में जो है द्विदलीय व्यवस्था है, वहाँ पर दो ही दल हैं। उसके बाद है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तो न्यायाधीशों के जो है कार्यपालिका से स्वतंत्र रखा जाता है, जो निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करने में जो है मदद करता है। तो ये थी इनकी विशेषता है। अब यहाँ से राजा और जो है राजमुकुट के में जो है अंतर आपको बताना है, और राजमुकुट की जो शक्तियाँ है ये भी आपको बताना है। ठीक है, ये जो है ब्रिटेन के वहाँ के बारे में राजा और जो है राजमुकुट के बारे में बताया गया है, तो इसको भी समझ लीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि राजा और जो है राजमुकुट क्या है। तो राजमुकुट जो है एक सामूहिक और एक बाहुल जो है कार्यकारिणी है, जबकि राजा का है एक व्यक्तित्व जो है कार्यपालक है। राजमुकुट की जो है शक्तियों का प्रयोग एक व्यक्ति द्वारा ना होकर के जो है अनेक व्यक्तियों के द्वारा जो है होता है। राजा क्या है, राजा जो है अस्थायी है, एक जो है व्यक्ति की भांति है, वह अपने जो है जीवन काल तक ही जो है पद पर रहता है। उसकी मृत्यु उपरांत दूसरा व्यक्ति जो है इस पद पर आसीन हो जाता है। और इसके विपरीत राजमुकुट क्या है, एक स्थायी संस्था है। राजा मर गया, राजा जो है अमर रहे, या जो है ब्रिटिश कहावत राजमुकुट के संस्था का स्वरूप को दर्शाती है। एक राजा जो है मरता है तो दूसरा उसका जो है स्थान जो है ग्रहण कर लेता है, यानी राजा विशेष मर सकता है पर राजमुकुट जो है नहीं मर सकता है। राजमुकुट क्या है, गद्दी है, और राजा क्या है उस पर बैठने वाला। तो व्यक्ति जो कि मर सकता है, दूसरा व्यक्ति आएगा गद्दी पे बैठेगा, लेकिन राजमुकुट जो है कभी भी मर नहीं सकता है। अब अगला जो अंतर है, सम्राट मतलब राजा। सम्राट क्या है, एक व्यक्ति है जो एक विशेष समय पर जो है राजपद पर आसीन होता है। इसके विपरीत राजमुकुट क्या है, एक संस्था है, या फिर कह सकते हैं कि वह शासन सत्ता का प्रतीक है, जिसे विधायी, प्रशासनिक, न्यायिक दोनों प्रकार की शक्तियां जो है प्राप्त होती है। अगले धर्म अंतर की बात करें तो राजा जो है शक्तिहीन होता है। राजा क्या है, शक्तिहीन है। लोकतांत्रिकरण के परिणाम स्वरूप राजा के पास जो शक्तियां हैं वे नाम मात्र की ही है, मतलब नाम मात्र की है, ज्यादा नहीं है। जबकि जो है राजमुकुट क्या है, सर्वशक्तिमान है, यह शासन की समूची शक्तियों का जो है वास्तविक प्रयोग जो करता है। तो इस तरह से आपको लिखना है। तो कन्फ्यूशियस क्या है, इसका तात्पर्य कि जब भी लोग अपनी निर्धारित भूमिकाओं के अनुसार काम करने में विफल होते हैं तो उनका जो सामाजिक व्यवस्था है उनकी वो खतरे में आ जाती है। तो ये मान्यता यह है कि लोग जो है अपनी जो निर्धारित भूमिका है उसका पालन और सम्मान करते हैं, इसीलिए और वे सरकार और उसके जो अधिकारी हैं और चीनी समाज में अपनी स्थिति का भी सम्मान करेंगे। ठीक है, ये था कन्फ्यूशियस। यदि हम कन्फ्यूशियसवाद की बात करें, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि कन्फ्यूशियसवाद क्या है, इसके सिद्धांत का भी विश्लेषण कीजिए। तो कन्फ्यूशियसवाद जो है चीनी दर्शन है, जो है विचारधारा है, जो व्यक्तिगत जो है नैतिकता, सामाजिक सद्भाव और सदाचार पर जो है केंद्रित है। वह जो है कन्फ्यूशियस था चीनी, उसके विचारों पर जो है आधारित है। इसके सिद्धांत में जो है जिन का मतलब होता है परोपकारी, ली का मतलब होता है आचरण के जो है आदर्श मापदंड, और जुन ताई का मतलब होता है पुण्य करने वाला सज्जन, और जो कि चेग मिंग का मतलब होता है कि सामाजिक भूमिकाओं को उचित रूप से निभाने वाला। ये जैसे सिद्धांत जो इसमें शामिल है। इसे जो है अक्सर जो है धर्म के बजाय जो है जीवन शैली और जो है नैतिकता को एक प्रणाली माना जाता है। और क्योंकि यह जो है परलोक के बजाय वर्तमान जो जीवन है सामाजिक जो है संबंधों को जो है बेहतर बनाने पर जोर देता है। क्योंकि चाइना के लोग होते हैं ये परलोक वगैरह को नहीं मानते हैं, बल्कि जो वर्तमान का जो जीवन है उसको बेहतर बनाने पर जो है जोर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से अगला जो इसमें क्वेश्चन है कि चीन में जो साम्यवादी जो दल है इसकी भूमिका का आपको जो है वर्णन करना है। तो यहाँ से इसको हम समझेंगे। सबसे पहले साम्यवादी होता क्या है इसका अर्थ समझ लीजिए, फिर इसके हम दल के बारे में चर्चा करेंगे, इसके उद्भव विकास के बारे में। तो साम्यवादी का अर्थ होता है कि साम्यवादी का मतलब होता है कि समाज में जो गरीब हैं, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, और जो मध्य वर्ग के लोग हैं, और जो किसान हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, इन लोगों को एक साथ लेकर चलना ही साम्यवादी कहा जाता है। ठीक है, अब चीन में साम्यवादी दल के उदय का भी वर्णन कीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो साम्यवादी का अर्थ क्या है
कि समाज में जो गरीब वर्ग है, जो निम्न वर्ग है, जो मध्य वर्ग है, जो किसान है, जो पिछड़े लोग हैं, इनको एक साथ लेकर चलना ही साम्यवाद है। ठीक है। और किसी भी वर्ग के साथ जो है भेदभाव न करना साम्यवादी का अर्थ होता है। या जो है जो साम्यवादी विचारधारा है, इसका जो उदय हुआ है 1917 में, इसका जो है बोल्शेविक क्रांति के कारण जो है इसका उदय हुआ है। इसके उदय के जो है बहुत सारे कारण थे, जैसे कि यूरोपीय जो है शक्तियों के प्रति चीन के लोगों में जो है असंतोष। तो यूरोपीय जो है शक्तियों के प्रति जो है चीन में जो है असंतोष की भावना का अर्थ यह है कि जो विदेशी जो शक्तियाँ थी चीन पर, ठीक है, चीन में रहकर जो है यहाँ के लोगों पर जो अत्याचार कर रही थी, चीन पर जो है शासन जो है शोषण कर रही थी। तो यूरोपीय जो है शक्तियों ने जो है चीन के सभी क्षेत्रों पर अपना अधिकार जो है स्थापित कर लिया था। जैसे कि व्यापार पर अधिकार कर लिया था, उद्योग धंधों पर कर लिया था, जिसके कारण चीन की जो जनता है विदेशियों को जो है हीन नज़रों से जो है देखने लगी। और चीनी नागरिक जो है किसी भी हालत में विदेशियों के जो अत्याचार और शोषण से छुटकारा ये पाने चाहते थे। यही कारण था कि जो चीन में साम्यवादी जो आंदोलन था उसका जो है प्रारंभ हुआ। और भी इसके कारण थे, जैसे कि रूसी क्रांति का प्रभाव। तो पेरिस शांति सम्मेलन के दौरान ही चीन के जो है लोगों की यह धारणा बन गई थी कि बोल्शेविक विचारधारा के माध्यम से ही जो चीन का जो है सुधार संभव है, जिसके फलस्वरूप ही चीन में जो है कई जो है साम्यवादी संस्थाओं की स्थापना की गई, ताकि चीन में जो यूरोपीय जो शासन है, जो प्रभाव है, उससे छुटकारा जो है पाया जाए। और इस प्रकार के जो है चीन के संगठित साम्यवादी आंदोलन का प्रारंभ हुआ और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संस्थाओं जो है स्थापित इसमें जो की गई। और भी इसके कारण थे, जैसे कि चीन में आर्थिक जो है विकास। तो साम्यवाद के विकास का सबसे जो प्रमुख और जो सबसे बड़ा जो कारण था वो आर्थिक विचार को माना जाता है, क्योंकि साम्यवादी का जो उद्देश्य था ऊंच नीच को समाप्त करना था और इसके स्थान पर आर्थिक समानता स्थापित करना था। साम्यवादी विचारकों का मानना था कि आर्थिक जो है समानता समाज के लिए अत्यधिक जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि आर्थिक असमानता के कारण, क्योंकि समानता जब नहीं होगी तो समाज में उच्च होगा वर्ग होगा, निम्न वर्ग होगा, वहाँ पर भेदभाव होगा। तो इस तरह के जो है कारण जो हो सकते हैं। उसके बाद है शिक्षा का प्रसार। तो 19वीं सदी के अंत तक चीन में जो है शिक्षा के लिए कई जो है केंद्र स्थापित हो चुके थे और अब जो है शिक्षित जनता को भ्रमित जो है नहीं किया जा सकता है। चीनी जनता जो है रूस में हो रही जो क्रांति थी, रूसी क्रांति, उसकी घटनाओं से जो है काफ़ी प्रभावित हुई। यही कारण था कि चीन में जो है जनता साम्यवाद की ओर जो है आकर्षित हुई। ठीक है। तो चीन का जो साम्यवादी जो दल है, एक जो है जिसको हम कहते हैं कि चीनी जो है कम्युनिस्ट जो है पार्टी है, ठीक है, जिसको हम पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसको पीआरसी, जो कि एक रूढ़वादी या फिर जो है रूढ़वादी एक सत्ता है, फिर एक पार्टी है, जिसकी स्थापना 1921 में हुई थी। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि चीन कम्युनिस्ट जो पार्टी, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1921 में इसकी स्थापना हुई थी, या जो है 1949 में चीनी साम्यवादी क्रांति के बाद देश पर जो है शासन कर रही है। ठीक है, क्योंकि जो चीन है, जो देश है, वहाँ पर एक दलीय व्यवस्था है, वहाँ पर केवल जो है चीनी कम्युनिस्ट ही पार्टी है, वहाँ पर एक ही दलीय व्यवस्था है। यही पार्टी जो है देश पर शासन कर रही है। यह जो है एक दलीय जो है समाजवादी गणराज्य के रूप में चीन पर जो है शासन करता है, क्योंकि चीन में जो है एक दलीय व्यवस्था है, वहाँ पर केवल एक ही दल है, वो है जो है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, वहाँ पर अन्य कोई भी दल नहीं है, वहाँ पर कोई जो है विपक्ष में भी नहीं है, विरोधी भी नहीं होता है। चलेगा। अब अगला इसमें क्वेश्चन देखिएगा, जो कि है कि माओवाद क्या है। माओवाद क्या है, इसको समझ लीजिएगा। माओवाद जो है माओ से तुंग के द्वारा विकसित एक जो है साम्यवाद का एक रूप है, जो सशस्त्र जो है विद्रोह, गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से राज्य की जो जनता है उस पर कब्जा करने का एक सिद्धांत है। इसके जो है प्रमुख सिद्धांतों में वर्ग संघर्ष, किसानों की भूमिका पर जो है जोर देना और दीर्घकालीन जो है जनयुद्ध की अवधारणा भी इसमें शामिल है। या जो है मार्क्सवादी या फिर मार्क्सवाद लेनिन से जो है अलग है, क्योंकि मार्क्सवाद जो लेनिन की जो अवधारणा है, ये जो है मजदूरों के जो है वर्ग संघर्ष पर आधारित है, जबकि जो माओवाद क्या है, ये किसानों की क्रांतिकारी जो आंदोलन है उसकी शक्ति के रूप में जो है देखता है। ठीक है। अब माओवाद का सिद्धांत क्या, इसको समझ लीजिए। जैसे कि वर्ग संघर्ष और जो है क्रांति, तो यह विचारधारा मानती है कि समाज जो है वर्गों में विभाजित है, जहां अमीर पूंजीपति जो है गरीबों का जो है शोषण करते हैं। माओवादी क्रांति के माध्यम से इन जो शोषण जो है इनको जो है समाप्त करने और समानता स्थापित करने का लक्ष्य जो है रखता है, जिसमें जो है किसान,
मजदूर जो है एकजुट होकर क्या है, संघर्ष करते हैं। उसके बाद अगला जो इसका बिंदु है, सिद्धांत है जन युद्ध है और जो है गुरिल्ला जो है राजनीति। तो माओवाद जो है गुरिल्ला युद्ध की राजनीति पर जो है आधारित है, जिसमें जो है छोटे और जो है फुर्तीले हमले किए जाते हैं ताकि दुश्मन को जो है कमजोर किया जा सके। इसमें जो है मजबूत सेनाओं से जो है सीधे टकराव से बचा जाता है और दुश्मन के जो है कमजोर होने पर जो हमला किया जाता है, जिससे धीरे धीरे जो नियंत्रण हासिल किया जा सकता है। अगला जो इसका सिद्धांत है किसानों की जो भूमिका। तो पारंपरिक जो है मार्क्सवाद के विपरीत है, क्योंकि मार्क्सवादी जो सिद्धांत है ये मानता है कि जो मजदूर वर्ग है इस पर केंद्रित है, लेकिन जो जो साम्यवादी जो है, जो माओवाद है, माओवाद किस पर केंद्रित है, ये किसानों के आंदोलन पर केंद्रित है। जो किसानों का जो क्रांतिकारी आंदोलन है उसकी शक्ति के आधार के रूप में इसको देखता है। माओवादी किसानों को जो है संगठित करते हैं, उन्हें जो है भूमि सुधार व न्याय का वादा करके क्रांति में जो है शामिल करते हैं। उसके बाद है अगला सिद्धांत है सशक्त विद्रोह और जो है राज्य सत्ता जो है पर कब्जा। तो माओवाद का केंद्रीय सिद्धांत राज्य की सत्ता पर कब्जा करने के लिए सशक्त विद्रोह जन आंदोलन के संयोजन का उपयोग जो है करना है। माओवाद जो अपने उग्रवाद सिद्धांत के हिस्से के रूप में राज्य संस्थानों के खिलाफ दुष्प्रचार और गलत सूचना का भी उपयोग जो है करते हैं। उसके बाद है हिंसा और जो है बल प्रयोग। तो माओवाद में जो है हिंसा बल प्रयोग एक जो कि प्रमुख तत्व है। यह सिद्धांत मानता है कि सत्ता हासिल करने के लिए बल प्रयोग पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। यह विद्रोह को जो है महिमा मंडित जो है करता है। इस तरह सबको लिखना है। अब यहाँ से सेक्शन आपका सी स्टार्ट हो गया है। इसके हम प्रश्नों की बात करते हैं। इसमें 4 प्रश्न आएंगे जो कि 2 ही प्रश्न आपको करना पड़ेगा। मैं यहाँ से चारों प्रश्नों को कराए दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है कि चीनी जो है राजनीतिक व्यवस्था की आपको जो है विशेषताओं की आपको चर्चा करना, मतलब चीन की जो संविधान है उसकी विशेषता बताना है। दोनों एक ही चीज़ है। तो चीन की जो राजनीतिक जो व्यवस्था है इसकी मुख्य विशेषता है, जैसे कि इसकी विशेषता जैसे कि संविधान की जो विशेषता है वहीं पर उसकी जो राजनीतिक व्यवस्था, दोनों एक ही चीज़ है। तो चीन की जो संविधान की विशेषता, पहली बात तो एक दलीय वहाँ पर शासन है। वहाँ पर केवल एक ही पार्टी है जिसका नाम है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, वही शासन करती है पूरे चीन पर। और दूसरी विशेषता है सत्तावादी नियंत्रण। इसका मतलब यह होता है कि राजनीतिक विरोधी को जो है दबाना, नागरिक अधिकारों पर जो है प्रतिबंध। फिर है वैचारिक नियंत्रण, जो है पार्टी की विचारधारा का प्रवाह और एक केंद्रीय जो है सत्ता संरचना इसमें शामिल है। हालांकि जो है आर्थिक रूप से चीन एक जो कि बाजार अर्थव्यवस्था की ओर जो है बढ़ रहा है और इसकी जो है राजनीतिक व्यवस्था अभी भी जो है पार्टी में जो है नियंत्रण में है ये। तो इसकी विशेषताओं को हम एक एक बिंदु के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि एक दलीय जो है शासन, चीन की जो राजनीति पर जो है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको हम कहते हैं कि चाइना कम्युनिस्ट जो है पार्टी का जो है पूर्ण नियंत्रण है। ठीक है, क्योंकि चीन में एक ही पार्टी है। यह जो है एकमात्र प्रमुख जो है राजनीतिक दल है जो देश पर जो है शासन करता है। हालांकि अन्य जो है पार्टियां सहयोग के रूप में मौजूद है, लेकिन विपक्ष के रूप में कोई भी पार्टियां नहीं है। अगर एकदम विशेषता की बात करें तो सत्तावादी शासन। तो राजनीतिक व्यवस्था को जो है सत्तावादी जो है माना जाता है। और सीसीपी मतलब जो है चाइना कम्युनिस्ट पार्टी जो है ये जो है विरोध को दबाती है और नागरिक अधिकारों पर जो है अंकुश भी जो है लगाया जाता है। उसके बाद है शक्ति का जो है केंद्रीकरण। तो सत्ता जो कि सीसीपी के जो है शीर्ष नेतृत्व विशेष रूप से पोलित ब्यूरो की जो है स्थायी समिति के हाथों में जो है केंद्रित है, जो महत्वपूर्ण जो है व्यक्तिगत निर्णय जो है लेती है। फिर है विचार की जो है नियंत्रण। तो पार्टी जो होती है अपनी विचारधारा को शिक्षा, प्रसार और सेंसरशिप के माध्यम से जो जनता पर जो है थोपती है। उसके बाद जो अगली विशेषता है अर्थव्यवस्था और जो है रणनीति में भिन्नता। तो आर्थिक जो है उदारीकरण के बावजूद राजनीतिक व्यवस्था में कोई भी जो है बदलाव नहीं आया है। यह जो है समाजवाद में चीनी विशेषताओं के तहत एक साम्यवादी अधिनायकवादी राष्ट्र व्यवस्था जो है बनी हुई है। फिर है प्रसार और जो है सेंसरशिप। तो सीसीपी मतलब जो है चाइना कम्युनिस्ट पार्टी सार्वजनिक जो है छवियों को नियंत्रित करने और विचारों को जो है आकार देने के लिए प्रसार और सेंसरशिप का जो उपयोग करती है। उसके बाद स्थिरता के लिए जो है बहुदलीय जो है सहयोग। तो यह जो है बहुदलीय सहयोग राजनीतिक जो है परामर्श प्रणाली है जिसमें अन्य पार्टियां सहयोगी के रूप में जो है कार्य करती है, न कि विपक्ष के रूप में। मतलब इसमें एक ही जो कि दल है, इसके विपक्ष में कोई भी पार्टी नहीं है। जो भी पार्टी है उसी के सहयोग में कार्य करती है। ठीक है, ये पार्टियां जो है नीतियों के निर्माण, देश के प्रबंधन में जो है भाग लेती हैं। इस तरह से इसकी विशेषता आपको लिखना है। फिर है
स्विट्जरलैंड जो कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर है, इसकी व्याख्या करना है। अब यहाँ से स्विट्जरलैंड से जो देश है उससे बनने वाले सारे क्वेश्चनों को हम यहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड का जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो है घर कहा जाता है। देखो, जो स्विट्जरलैंड है वहां पर जो है डायरेक्ट जो है डेमोक्रेसी है, मतलब जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? प्रत्यक्ष मतलब होता है कि कोई भी जो कानून बनाना हो, कोई भी निर्णय लेना हो, तो उसमें जनता सीधे निर्णय लेता है। जबकि भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष मतलब होता है कि जनता सबसे पहले अपने प्रतिनिधि को जिताती है, अपना वोट देती है, उनका नेता जीतता है, और वे नेता उस पर नीतियां बनाते हैं, कानून बनाते हैं, तो इसको अप्रत्यक्ष कहते हैं, जिसमें सीधे जनता नहीं जाती है बल्कि अपने प्रतिनिधि, उनके प्रतिनिधि जाकर जो है कानून बनाते हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड में क्या है? यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इसमें जनता सीधे निर्णय लेती है, जिसके पक्ष में ज्यादा बहुमत होंगे, जनता जैसे कि एकजुट हो जाए, 1 लाख यहाँ पे जो है स्विट्जरलैंड में जाए, 1 लाख जनता किसी संसद में और जाकर ये कहते कि ये कानून होना चाहिए, तो वहां पर जो कह सकते हैं जो कानून उसको मानना पड़ेगा, तो इसको कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो स्विट्जरलैंड को जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर इसलिए कहा जाता है क्योंकि नागरिक जो है सीधे तौर पर राजनीतिक जो फैसले होते हैं इसमें भाग लेते हैं, और जिससे वे जो है न केवल प्रतिनिधियों के माध्यम से बल्कि सीधे जनमत संग्रह पहल के माध्यम से निर्णय भी जो है लेते हैं। स्विट्जरलैंड में जो है मतदाता संख्या कैटोनल स्थानीय स्तर पर जो है विभिन्न मुद्दों पर मतदान कर सकते हैं, जिससे वे जो है सरकार की नीतियों को सीधे प्रभावित कर सकते हैं। इसको हम मुख्य बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे, जैसे कि जनमत जो है संग्रह। तो यह जो है नागरिक को संसद के द्वारा पारित कानूनों को जो है वीटो करने का जो अधिकार देता है। वीटो मतलब से अस्वीकार करने का जो अधिकार देता है। अनिवार्य है जनमत संग्रह है। तो कुछ मामलों में जैसे कि संविधान में बदलाव जो है, सभी कानून तब तक जो है लागू नहीं होते हैं जब तक कि उन्हें राष्ट्रीय मतदान में अनुमोदित जो है ना किया जाए। यदि हम वैकल्पिक जो है जनमत संग्रह की बात करें, तो यदि यह पर्याप्त संख्या में नागरिक यदि मान लो जो है 50,000 हस्ताक्षर हुए, तो किसी भी कानून के खिलाफ जो है मांग करते हैं, तो उस कानून पर राष्ट्रव्यापी मतदान जो है कराया जाता है। इसके यदि हम पहल की बात करें, तो इसमें जो है नागरिक एक जो है निश्चित संख्या में हस्ताक्षर, जैसे कि 1 लाख जो है सदस्य एक साथ जो है लोकप्रिय पहल के माध्यम से संविधान में जो है बदलाव में प्रस्ताव रख सकते हैं। मतलब एक लोगों का यदि मन हो जाए, 1 से 2 लोगों का कि संविधान में बदलाव होना चाहिए, तो स्विट्जरलैंड में जो है ये बदलाव संभव है। ठीक है, और संसद जो है इस पहल पर चर्चा करती है कि अपनी सिफारिश दे सकती है, और कोई जो है प्रति जो है प्रस्ताव जो है पेश कर सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय जो है हमेशा जनमत संग्रह के नागरिकों के द्वारा ही किया जाएगा। कोई भी निर्णय होगा जनमत संग्रह, जिस तरफ जनता ज्यादा होगी जनमत संग्रह के माध्यम से ही वहां पर निर्णय लिया जाएगा, कोई कानून लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। तो इसका अर्थ क्या है कि नागरिक को जो है अपनी राय व्यक्त करने, संविधान में बदलाव करने का जो है प्रस्ताव करने का अधिकार है। डायरेक्ट लोकतंत्र में क्या है, नागरिक जो है अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, संविधान में बदलाव वही कर सकते हैं, उनको पूरा अधिकार होता है। यह प्रणाली जो है नागरिक को राजनीतिक प्रक्रिया में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने, निर्णय लेने की प्रक्रिया में जो अधिक जो है शक्ति देने की जो है अनुमति देती है। स्विट्जरलैंड में जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि संघीय, कैटोनल और स्थानीय स्तर पर जो है नियमित रूप से संचालित होता है। तो इस तरह से आपको लिखना। फिर अगला इसमें क्वेश्चन है कि स्विट्जरलैंड की बहुल कार्यपालिका का वर्णन कीजिए। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, क्योंकि स्विट्जरलैंड संविधान के अनुच्छेद जो 95 है, इसके अनुसार स्विट्जरलैंड जो है राज्य मंडल की सर्वोच्च निर्देशन कार्यपालिका शक्ति 7 जो है सदस्यों की एक संघीय जो है परिषद जो द्वारा प्रयुक्त की जाती है। और इससे जो स्पष्ट होता है कि स्विट्जरलैंड कार्यपालिका की शक्ति एक व्यक्ति में निहित न होकर के परिषद के द्वारा प्रयुक्त होती है, और जिसके सभी 7 सदस्यों की शक्तियां जो है समान होती हैं। इसमें जो शक्तियां होती है 7 जो है सदस्यों में बटी रहती हैं। इसलिए स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका को एक बहुल कार्यपालिका कहा जाता है। मतलब जो है इसमें जो शक्तियां होती हैं, ठीक है, कार्यपालिका की, तो इसमें 7 सदस्यों में विभाजित रहती है, इसीलिए इसको बहु कार्यपालिका कहा गया है। कार्यपालिका के जो सदस्य हैं, किसी एक व्यक्ति में इसकी शक्तियां नहीं होती, बल्कि इसके 7 सदस्य होते हैं, सभी को बराबर शक्तियां हैं। तो ये जब 7 लोग सहमत होंगे तभी तो कोई जो है शक्ति का उपयोग करेंगे। तो इस तरह से आपको लिखना है।
ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बहुल जो है कार्यपालिका का तात्पर्य कि कार्यपालिका के ऐसे जो है प्रकार से है जिसके अंतर्गत अंतिम रूप से कार्यपालिका शक्ति किसी एक व्यक्ति में निहित न होकर के एक समुदाय में निहित होती है। ठीक है। और वर्तमान समय में स्विट्जरलैंड बहुत ही कार्यपालिका का सर्वश्रेष्ठ जो उदाहरण है। स्विट्जरलैंड में जो कार्यपालिका जो सत्ता है एक व्यक्ति में निहित नहीं है बल्कि 7 सदस्यों की एक संघीय सरकार में निवास करती है। यह संघीय सरकार सामूहिक रूप से राज्य की कार्यपालिका प्रधान के रूप में कार्य करती है। संघीय सरकार के 7 सदस्य की स्थिति व शक्तियां जो है समान रहती है। इसमें जो 7 सदस्य होते हैं सभी की शक्तियां समान रहती है, सभी को पावर समान मिलता है। इसी के आधार पर इसे हम बहुल कार्यपालिका कहा जाता है। इतनी सी परिभाषा आपको जो है लिखना है। चीन में राष्ट्रीय जन कांग्रेस जो कि सदन है इसकी क्या भूमिका है आपको लिखना है। तो चीन के वर्तमान संविधान के तहत राष्ट्रीय लोक कांग्रेस को एक जो है सदनीय विधायिका के रूप में जो है संरचित किया गया है और जिसमें कानून बनाने और जैसे कि यहाँ पर जो है सदनें होती हैं, न्यायालय होते हैं, तो उसी प्रकार जो है वहाँ पर जो है जो सदन है उसको कांग्रेस उसका नाम है। तो सरकार के जैसे कि संचालन की निगरानी उसमें की जाती है। राज्य के प्रमुख जो अधिकारी होते हैं उसका चुनाव कैसे किया जाए उसकी जो शक्ति होती है और इसके प्रतिनिधियों का जो बहुस्तरीय जो चुनाव प्रणाली है इसके माध्यम से 5 साल की अवधि के लिए जो चुना जाता है। तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर यहाँ से चीन के जो राष्ट्रपति है इसकी निर्वाचन की प्रक्रिया एवं इसकी शक्तियों का आपको जो है वर्णन करना है। तो इसकी जो है जो कि चीन का जो राष्ट्रपति होता है ये कैसे चुना जाता है इसको समझ लीजिए। क्योंकि वहाँ पर जो कि एक दलीय व्यवस्था है तो काफ़ी लोगों के मन में सवाल होगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो नए चीनी संविधान के सिद्धांत में सदनीय जो शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है और चीन के विधानमंडल का नाम, चीन का जो विधानमंडल है उसका नाम है राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस रखा गया है। चीन का जो विधानमंडल है उसका नाम क्या है? राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस। तथा जो है मंत्री जो परिषद हैं उसको जो है राज्य परिषद जो है की संज्ञा दी गई है। 1982 में नए संविधान में राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय सैनिक आयोग की स्थापना के साथ ही जो राष्ट्रपति का पद है उसकी भी जो है पुनर्स्थापना जो है की गई है। जनवादी चीन में यदि हम राष्ट्रपति के पद के हम इतिहास की बात करें, इतिहास तो 1994 में चीनी संविधान में राष्ट्रपति का जो पद है उसका प्रावधान जो है किया गया था और जिसे जो है चीनी गणराज्य के जो चेयरमैन का नाम जो है दिया गया था। मतलब चीन में जो इसका पद दिया गया था तो उसको जो है जो कि चेयरमैन का नाम जो है उसको दिया गया था। और संविधान की जो है 8 धाराएं जो कि धारा 29 से जो है 46 तक राष्ट्रपति के पद एवं शक्तियों से संबंधित थी। चीनी गणराज्य का अध्यक्ष जो है राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के द्वारा निर्वाचित होता था और सामान्य तौर पर इसका जो कार्यकाल होता था 4 वर्षों का होता था और उससे अनेक प्रकार की जो शक्तियाँ प्राप्त होती थी, जैसे कि कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, न्यायिक संबंधी शक्तियाँ, ठीक है, राजनीतिक जो है और जो है सैनिक जो है शक्तियाँ इनको प्राप्त होती थी। तो कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ जैसे कि विधियाँ जो है आज्ञाप्रिय प्रसारित करना तथा जो प्रधानमंत्री जो अन्य मंत्री हैं विभिन्न आयोगों के सदस्यों की नियुक्ति करना, ठीक है, ये सब इनके जो कार्य हैं। फिर है न्यायिक जो शासन, जैसे कि क्षमादान का अधिकार भी इनके पास था। और है जो कि राजनयिक जो है शक्तियाँ जैसे कि राजदूतों की नियुक्ति करना, उसकी जो है वापसी करवाना, दूसरे देशों से आने वाले जो राजदूत है उसका स्वागत करना, ये सब इनके कार्य थे। सैनिक शक्तियों की हम बात करें तो वह जो है चीन की सेनाओं का जो है सर्वोच्च होता है। तो जनवादी चीन में राष्ट्रपति पद की जो है समाप्ति कब हुई उसको समझ लीजिए। 1975 के संविधान के अंतर्गत जनवादी चीन के राष्ट्रपति पद को समाप्त कर दिया गया था। अब जो है चीन की राज व्यवस्था में कोई जो है सर्वोच्च पद जो है नहीं रहा। माओ की मृत्यु के बाद चीन में कोई जो है सर्वोच्च नेता नहीं रहा। यही कारण था कि चाओ एन लाई माओ की मृत्यु के उपरांत चीन में सत्ता के लिए तीव्र जो है संघर्ष प्रारंभ हो गया था। उसके बाद 1978 में संविधान जो कि राष्ट्रपति जैसे किसी भी पद की व्यवस्था नहीं की गई थी। कार्यपालिका के क्षेत्र में सर्वोच्च पद की व्यवस्था न होने पर संस्थागत अस्थायित्व की स्थिति जो है जन्म ले लेती है और शासन की क्षमता को जो है आघात पहुँचता है। तो इसमें भी जो है जो कि राष्ट्रपति पद का जो है प्रावधान नहीं था, कोई भी व्यवस्था इसकी नहीं की गई थी। उसके बाद
जनवादी चीन में जो है राष्ट्रपति पद का जो है पुनः जो इसमें इसका सर्जन हुआ, क्योंकि 1982 में नए जो है संविधान में राष्ट्रपति पद की जो पुनर्स्थापना की गई। और ऐसा जो है करने का लक्ष्य यही है कि चीन की जो आंतरिक व्यवस्था है अधिक मजबूत हो और संस्थागत जो अस्तित्व है वो दूर हो। ठीक है, अब इसके निर्वाचन की प्रक्रिया का इसको समझ लीजिए। तो नए संविधान के जो अनुच्छेद है 79, इसके अनुसार जनवादी जो चीन वहाँ के जो सदन है, ठीक है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के द्वारा जो है किया जाएगा। और चीनी गणराज्य का कोई भी नागरिक जिसे मताधिकार प्राप्त है, जो चुनाव में जो उम्मीदवार होने की योग्यता रखता है और जिसकी जो है उम्र 45 वर्ष है, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार जो है बन सकता है। तो ये थी इनकी योग्यता। और राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा 5 वर्ष का है। कोई भी व्यक्ति अधिक से अधिक 2 वर्ष कार्यकाल पूरे कर सकता है। उसके बाद है जो कि पद रिक्त होने पर, यदि कोई जो है राष्ट्रपति का पद जो है पूर्ण होने से पूर्व किन्हीं कारणों से, जैसे कि कोई मर गया हो, फिर त्याग पत्र देता है, इससे जो है राष्ट्रपति का पद जो रिक्त हो जाता है, तो उसे जो उपराष्ट्रपति है वो जो है उस पद को ले लेता है। किंतु यदि उपराष्ट्रपति पद भी रिक्त होता है तो ऐसी स्थिति में जनवादी जो कांग्रेस है उसके द्वारा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन जो है किया जाएगा। और किंतु जो है जब तक जो है जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति का अध्यक्ष अस्थायी रूप से जो है राष्ट्रपति के कर्तव्यों का जो है निर्वहन करता है। तो इस तरह सबको लिखना है। अब राष्ट्रपति के जो है कार्य शक्तियों को बताना है चीन के। तो जैसे कि प्रतिनिधित्व, वे जो है जैसे कि विदेश में चीन का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं और राष्ट्र का जो है जो राज्य अध्यक्ष है इसके रूप में जो कार्य करते हैं। फिर कानूनी जो है कुछ प्रक्रियाएं हैं इनकी, जैसे कि वे विधायिका के द्वारा पारित जो विधेयक है उस पर हस्ताक्षर करते हैं। और राष्ट्रीय जनता जो कांग्रेस है जिसको हम NPC, इसके निर्णय के अनुसार जो अन्य जो विधायी कार्य हैं उसको भी पूरा करते हैं। फिर है नियुक्तियाँ, तो वे कुछ अधिकारियों की नियुक्ति भी करते हैं, उनको वापसी भी करते हैं। आपातकालीन जो है युद्ध, ये भी इनकी जो है शक्तियाँ हैं। तो वे जो है आपातकाल की स्थिति में युद्ध की घोषणा कर सकते हैं और सुरक्षा के लिए तैयार होने का आदेश भी जो है दे सकते हैं। फिर है क्षमादान, तो वे जो अपराधी हैं उनको जो है क्षमादान भी कर सकते हैं, उनकी माफ़ी जो है भी कर सकते हैं। आदेश और जो घोषणा है तो वे जो है योग्यताओं के आधार पर आदेश दे सकते हैं। अब विभिन्न जो नियम है, जो नीतियाँ हैं, उसको भी जो है घोषित कर सकते हैं। शक्ति और जो सीमाएँ हैं और जो वास्तविक शक्तियाँ हैं उनको भी समझ लीजिए। जैसे कि औपचारिक पद, तो चीन में जो है वास्तविक अधिकारियों शक्ति जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो महासचिव के पास होती है। मतलब जो चीन में जो वास्तविक कार्यकारी जो शक्ति होती है कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के पास होती है। और राष्ट्रपति का पद काफ़ी हद तक औपचारिक है। फिर है NPC जो है पर निर्भरता, तो राष्ट्रपति के जो है कोई भी अधिकार NPC और उसकी स्थायी समिति के कारण जो निर्णय होता है उसी पर निर्भर करते हैं। फिर है पार्टी का प्रभाव, क्योंकि NPC के अधिकांश जो सदस्य होते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के होते हैं, इसलिए नीतियाँ और जो निर्णय होता है ये पार्टी नेतृत्व के द्वारा ही किए जाते हैं। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। अब यहाँ से समाजवाद क्या है, इसकी विशेषता बताइए, इसको समझ लीजिए। समाजवाद, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि समाजवाद एक जो है आर्थिक प्रणाली है जिसका स्वामित्व जो है विनियमन सरकार के द्वारा किया जाता है और सभी उत्पादन या फिर अन्य जो गतिविधियाँ होती है जैसे कि इन्वेस्टमेंट करना हो, आय का वितरण हो, या फिर उसका खपत हो, या फिर संसाधन का आवंटन करवाना हो, यह सब सरकार के जो है नियंत्रण में होता है। इसे जो है समाजवादी और सामान्य जो है अर्थव्यवस्था के रूप में जो है जाना जाता है। पूंजीवादी के ये विपरीत है, क्योंकि पूंजीवाद में जो लाभ होता है व्यक्तिगत होता है, लेकिन समाजवाद में सामूहिक लाभ होता है, संपूर्ण समाज का लाभ होता है। ठीक है, तो इसके हम विशेषताओं की बात करें, जैसे कि सामाजिक जो है स्वामित्व। समाजवाद की विशेषता आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में कोई भी जो है निजी लाभ नहीं होता है, निजी कोई स्वामी नहीं होता है, बल्कि उत्पादन के सभी साधन हैं जैसे कि खेत हो गया, कारखाने हो गए, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, आदि समाज के होते हैं। और एक व्यक्ति के पास निवास, फर्नीचर और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के रूप में केवल निजी संपत्ति हो सकती है। अगली जो विशेषता है समाज कल्याण, तो समाजवाद का एक महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है सामाजिक कल्याण है। यह संसाधनों का उचित उपयोग समाज की जरूरतों एवं आवश्यकताओं को पूर्ति करके जो है प्राप्त किया जाता है। यह अर्थव्यवस्था के लाभों को समग्र रूप से जो है देखता है, न कि कुछ संस्थाओं की आवश्यकताओं के रूप में। मतलब ये जो
व्यवस्था है, इसमें सभी लोगों का लाभ देखा जाता है, ना कि कुछ लोगों का। पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद में केवल व्यक्तिगत लाभ देखा जाता है, निजी स्वार्थ देखा जाता है और लाभ अर्जित करने की कोशिश किया जाता है अधिक से अधिक। लेकिन समाजवाद में क्या है? उत्पादन साधनों का जो है उपयोग वस्तुओं और सेवाओं को विकसित करने के लिए किया जाता है ताकि समाज का कल्याण हो सके। ठीक है। अगली यदि हम विशेषता की बात करें तो केंद्रीय योजना। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सभी जो उत्पादन जो गतिविधियां हैं उनकी उनसे संबंधित जो उद्देश्य हैं, योजनाएं, केंद्रीय योजनाएं प्राधिकरण योजना आयोग द्वारा तैयार किए जाते हैं। इन योजनाओं के आधार पर सरकार के द्वारा विभिन्न जो लक्ष्य हैं, जो कार्यक्रम हैं, उसको क्रियान्वित जो है किया जाता है। उसके बाद जो अगली इसकी विशेषता है आय तथा जो अवसर की समानता। तो समाजवाद का जो उद्देश्य है, जो आय और जो धन, ये असमानताओं को जो है दूर करना है, क्योंकि इसके द्वारा जो भी धन कमाया जाए प्रत्येक व्यक्ति को समान उसको दिया जाए, समान उसके अधिकारी हैं। और मनुष्य के जो है सामाजिक कल्याण के लिए सामाजिक स्वामित्व और उत्पादन आय और धन के असमान वितरण को जो है समाप्त करना है और प्रत्येक व्यक्ति को मुक्त शिक्षा, पेशेवर प्रशिक्षण आदि के रूप में समान अवसर प्रदान करना। हालांकि पूर्ण समानता संभव नहीं है, क्योंकि व्यक्ति अपनी जो है क्षमताओं से जो है भिन्न है, लेकिन उसमें सुधार किया जा सकता है। फिर लास्ट में इसकी विशेषता है कि वर्गहीन समाज। तो समाजवादी जो है पूंजीवादी के विपरीत है, क्योंकि वर्गहीन समाज है, जहाँ जो है समाज अभिजात वर्ग, श्रमिक वर्ग जैसे जो है वर्गों में जो है विभाजित नहीं है। क्योंकि पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद में कोई गरीब है, कोई अमीर है, इस तरह से समाज को बांटता है। जबकि समाजवाद जो है सभी को एक नज़र से देखता है, क्योंकि कोई भी जो कार्य होता है, जैसे कि सरकार के नियंत्रण में कोई भी कार्य रहता है, कोई योजना जब करता है, जैसे कि सरकारी स्कूल जो है जो खोले हैं, तो सभी को समान अवसर है, कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। ठीक है, सभी के लिए वही जो है कह सकते हो शर्तें नियम है, सभी के लिए मुक्त अनिवार्य मुक्त शिक्षा का प्रावधान है। तो कोई भी जब योजना व्यक्तिगत लाभ ना हो करके संपूर्ण समाज के लाभ में होती है, संपूर्ण समाज के कल्याण में होती है, उसी को हम जो है समाजवाद कहते हैं। ठीक है, तो ये थी इनकी विशेषताएं। आपको इस तरह से लिखना है। इतनी ही हमारी क्लास थी, जो कि संपूर्ण पाठ्यक्रम से सभी प्रश्नों को उठाकर आज की क्लास के माध्यम से कराने का प्रयास किया है। इससे बाहर आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।